फिर से एमसी पर शिफ्ट होता है। वो अपना मैच जीतकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक लड़की उसके सामने आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वही येलिंग है। एमसी जवाब देता है कि हाँ वही है और उससे पूछता है कि वो कौन है। लड़की तेज आवाज में कहती है कि वो कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसे चेतावनी देने आई है कि वो यूरी से दूर रहे। ये कहकर वो वहां से दौड़ती हुई चली जाती है। उसे जाते देख एमसी मन ही मन सोचता है कि वो लड़की कितनी अजीब थी। एमसी अभी यही सोच रहा होता है कि तभी घोषणा होती है कि सेमीफाइनल अब शुरू होने वाला है और सभी के नाम बोर्ड पर लिख दिए गए हैं। कैमरा बोर्ड पर जाता है जहां दिखाया जाता है कि सेमीफाइनल में अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं। उनमें से एक यूरी होती है जो दूसरे स्टेज पर लड़ेगी, जबकि पहले स्टेज पर एमसी का मुकाबला ली सेंगेटियान से होना तय होता है। इसके बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया दिखाई जाती है। होंग उत्साहित होकर कहती है कि आखिरकार सेमीफाइनल शुरू होने वाला है और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है उसकी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। वहीं लू फैंग बताता है कि ली सेंगेटियान ली फैमिली के हेड का बेटा है और उसकी ताकत किसी से भी कम नहीं मानी जाती। फिर सीन स्टेज पर लौटता है जहां एमसी फाइट के लिए आ चुका होता है और ली सेंगेटियान पहले से मौजूद होता है। वो आत्मविश्वास से कहता है कि उसका लक इतना भी बुरा नहीं है कि उसका सामना एमसी से हो रहा है। वो ये भी जोड़ता है कि एमसी ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके खिलाफ लड़ना उसके लिए आसान नहीं होगा। एमसी उसकी बात सुनकर बेपरवाही से कहता है कि ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद एमसी जायू को बाहर बुला लेता है। उधर ली सेंगेटियान अपने स्पिरिट पेट को बुलाते हुए आदेश देता है कि रॉक वॉल लॉर्ड तुरंत बाहर आए। उसका स्पिरिट पेट प्रकट होता है। उसे देखकर एमसी अनुमान लगाता है कि ये एक रॉक टाइप स्पिरिट पेट है और शायद जायू इसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न कर पाए। इसी बीच एग्जामिनर मुकाबले की शुरुआत की घोषणा कर देता है। तुरंत ही ली सेंगेटियान अपने पेट को आदेश देता है कि वो स्टोन प्रिजन कास्ट करे। उसका पेट चारों ओर से पत्थरों का एक कैदखाना बना देता है। ली सेंगेटियान अकड़ के साथ एमसी से कहता है कि उसके स्पिरिट पेट में एलिमेंटल अटैक्स की कमी है, इसलिए अब वो देखना चाहता है कि उसका स्पिरिट पेट इस पत्थर की जेल को आखिर कैसे तोड़े। कथावाचक बताता है कि संतन को इस तरह की हरकतें करते देख दर्शकों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग हैरानी से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसने सच में खुद को उसी प्रिजन के भीतर बंद कर लिया है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति याद दिलाता है कि येलिंग ने पिछले मैच में कितनी खतरनाक लड़ाई की थी, इसलिए शायद संतन ने सोच समझकर यह कदम उठाया होगा। एक और दर्शक टिप्पणी करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, संतन 3 मेजर फैमिलीज में से एक से आता है और इस तरह का कदम उठाना शर्मनाक है। इसके जवाब में कोई व्यंग्य करता है कि वह तो किसी मूर्ख की तरह लग रहा है। लेकिन भीड़ में एक अलग राय रखने वाला व्यक्ति कहता है कि भले ही ये हरकत अजीब लगे, पर मानना पड़ेगा कि ये रणनीति येलिंग के खिलाफ कुछ हद तक असरदार तो है। इन सब बातों को सुनकर संतन झुंझला जाता है और सब कुछ चुप रहने को कहता है। वो अपने स्पिरिट पेट को आदेश देता है कि रॉक वॉल लॉर्ड उन्हें दिखाए कि वो असल में कितना ताकतवर है। इसके बाद रॉक वॉल लॉर्ड जमीन पर जोर से अपना हाथ पटकता है। उसी पल धरती फटने लगती है और कई बड़े पत्थर उभरकर एमसी की ओर बढ़ते हैं। एमसी उन हमलों से बचते हुए मन ही मन स्वीकार करता है कि उसकी ताकत वाकई काफी फॉर्मिडेबल है। इसके बाद एमसी अपनी स्पिरिचुअल चेन का इस्तेमाल करके रॉक वॉल लॉर्ड को जकड़ने की कोशिश करता है और उसे खींचने लगता है, लेकिन वो जरा भी हिलता नहीं। एमसी समझ जाता है कि ये रॉक क्रिएचर बेहद विशाल और भारी है, जिसे वो हिला तक नहीं सकता। वो तुरंत जायू से कहता है कि अब सब कुछ उसी पर निर्भर है। जायू तेजी से आगे बढ़ती है और रॉकवॉल लॉर्ड पर जोरदार हमला करती है, लेकिन उस पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। ये देखकर एमसी मन ही मन सोचता है कि उसका डिफेंस अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और उसकी रॉक जैसी बॉडी पर वार करने से जायू की लाइफस्टाइल स्किल तक ट्रिगर नहीं हो रही। वो समझ जाता है कि उसे किसी और तरीके से रास्ता निकालना होगा। एमसी अभी यही सोच रहा होता है कि तभी रॉकवॉल लॉर्ड उसकी स्पिरिचुअल चेन को तोड़ देता है और सीधे जायू पर पलटवार करता है। ये देखते ही एमसी चिल्लाकर जायू को सावधान करता है। जायू फुर्ती से हमले को डॉज कर लेती है और वो प्रहार जमीन पर जाकर लगता है। ये दृश्य देखकर दर्शकों में फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि दोनों की ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा लग रहा है। कोई जायू की खूबसूरती के साथ साथ उसकी ताकत की भी तारीफ करता है और कहता है कि उसे भी ऐसा ही एक स्पिरिट पेट चाहिए। एक अन्य व्यक्ति हैरानी से पूछता है कि क्या ली सेंगटियन के पास वाकई इतनी ताकत हो सकती है, क्योंकि वो बाहर से तो बहुत शांत दिख रहा है। इस पर कोई और टिप्पणी करता है कि वो शांत नहीं बल्कि डरा हुआ लग रहा है। इसके बाद फोकस फिर से लड़ाई पर लौटता है। संतन हंसते हुए एमसी से कहता है कि अब समय आ गया है कि वो उसकी असली ताकत का स्वाद चखे। वो अपने पेट को आदेश देता है कि रॉकवॉल लॉर्ड तुरंत ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए।
ये सुनते ही रॉकवॉल लॉर्ड के शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। एमसी तुरंत जायू को पीछे हटने के लिए कहता है। जायू पीछे हट जाती है और दोनों देखते हैं कि रॉकवॉल लॉर्ड के चारों ओर लाल रंग की चमकदार ऊर्जा फैलने लगती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। एमसी स्तब्ध होकर सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो गया। जब धुआं छटता है तो उन्हें एक विशाल आकृति का पैर दिखाई देता है। धीरे धीरे साफ होता है कि रॉकवॉल लॉर्ड अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। उसके पीछे खड़ा संतन हंसते हुए कहता है कि ये उसके रॉकवॉल लॉर्ड का सबसे मजबूत रूप है। इस रूप में वह न केवल अपनी विशाल चट्टानी देह को त्याग देता है, बल्कि इसके बदले उसे एक अत्यंत शक्तिशाली और तेज शरीर मिलता है। वो चेतावनी देता है कि येलिंग को अब इससे सावधान रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर एमसी स्वीकार करता है कि उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ली सेंगटियन के पास कोई छिपी हुई मूव भी होगी। वो जायू से कहता है कि वो आगे बढ़कर उसकी ताकत को परखे। ये सुनते ही जायू तेजी से उसकी ओर दौड़ती है। उधर रॉकवॉल लॉर्ड भी छलांग लगाकर सीधे जायू की ओर आता है, मुक्का आगे बढ़ाते हुए। जैसे ही जायू और रॉकवॉल लॉर्ड का सीधा टकराव होता है, पूरे एरिना में जबरदस्त प्रेशर फैल जाता है। अगले ही पल सब देखते हैं कि जायू अचानक रॉकवॉल लॉर्ड के सामने से गायब हो जाती है। ये देखकर संगतिन हैरान रह जाता है। वो खुद से कहता है कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि रॉकवॉल लॉर्ड ताकत के मामले में कभी कमजोर नहीं पड़ता। उसे ये सब बिल्कुल नामुमकिन लगता है। घबराकर वो जोर से रॉकवॉल लॉर्ड को उस पर हमला करने का आदेश देता है। उसी समय एमसी भी जायू से कहता है कि अब बैटल खत्म कर दे। जायू शांत अंदाज में जवाब देती है कि ठीक है। तभी सब देखते हैं कि जायू पहले नीचे झुक चुकी होती है। अगले ही पल वो तेजी से उठती है, उसके चेहरे से पकड़ती है और सीधे आसमान की ओर उछाल देती है। देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि वो बार बार विरोधियों को ऊपर फेंकने जैसी चाल क्यों इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद जायू जमीन से जोर लगाकर ऊपर छलांग लगाती है, अपना हाथ उठाती है और सीधे एक ताकतवर कराटे चॉप रॉकवॉल लॉर्ड पर मारती है। इस वार से रॉकवॉल लॉर्ड सीधा नीचे गिर पड़ता है। अपने पेट की ये हालत देखकर संगतिन घबराकर उसका नाम पुकारती है। रॉकवॉल लॉर्ड की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वो ठीक से हील भी नहीं कर पाता। इस फाइट को देखकर दर्शकों में चर्चा शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि इसे लड़ाई कहना भी मुश्किल है, क्योंकि ये पूरी तरह एक तरफा हार थी। दूसरा दर्शक कहता है कि अब उसे येलिंग से डर लगने लगा है, क्योंकि कहीं वो सच में नंबर 1 न बन जाए, जबकि पहले वो सिर्फ एक औसत दर्जे का स्टूडेंट माना जाता था। इस पर एक और लड़का अनुमान लगाता है कि शायद येलिंग अब तक अपनी असली ताकत छुपाए हुए था और आज उसने सबके सामने दिखा दी। पहला लड़का मान जाता है कि ये बात काफी हद तक सही लगती है। वो कहता है कि येलिंग और उसकी स्पिरिट पेट दोनों ही बेहद ताकतवर है और उसकी स्पिरिट पेट को बहुत सुंदर भी है। काश उसे भी वैसे ही कोई पेट मिल पाती। दूसरा लड़का मजाक में जवाब देता है कि वो बस दिन में सपने देख रहा है जो कभी पूरे नहीं होंगे। तभी होलिंग लूफैंग से कहती है कि ली फैमिली का बेटा उतना भी बुरा नहीं निकला। इस पर लूफैंग गंभीर होकर बताता है कि उसे लगता है कि येलिंग की स्पिरिट पेट पहले से ही रैंक 5 लेवल 10 की स्ट्रेंथ रखती है और इतनी कम उम्र में ऐसी ताकत इस दुनिया में बेहद रेयर होती है। उसी समय मेयर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इस साल का फाइनल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और उसे अपने मेंटर्स पर पूरा भरोसा है। होलिंग उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि ये बिल्कुल पक्की बात है। तभी एग्जामिनर जोर से अनाउंस करता है कि इस मैच का विनर येलिंग है। इसके तुरंत बाद एमसी को एक मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है कि वो रैंकिंग के टॉप 3 में पहुंच चुका है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक अननोन फ्लाइंग टाइप स्पिरिट पेट की एग मिली है। मैसेज पढ़ते ही एमसी बेहद खुश हो जाता है और सोचता है कि कितना बड़ा संयोग है। वो अभी अभी एक फ्लाइंग टाइप स्पिरिट पेट की इच्छा कर रहा था और उसे वही मिल भी गई। स्टेज से उतरते हुए वो अपने आप से कहता है कि अब वो ये देखने के लिए उत्सुक है कि यूरी अपने मैच में कैसा प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद कहानी का फोकस यूरी के मैच पर चला जाता है, जहां उसका अर्थ ड्रैगन एक चिड़िया से लड़ रहा होता है जिस पर एक लड़की खड़ी होती है। यूरी अपने ड्रैगन को सावधान रहने के लिए कहती है। उसी पल उसकी अपोनेंट आगे बढ़ते हुए कुछ कहने वाली होती है। जांग सोगना मन ही मन यूरी से माफी मांगती है और तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे फाइनल में पहुंचना ही है। वो अपने पेट को आदेश देती है कि स्टॉर्म फॉल्कन से जल्दी इस बैटल को खत्म कर दे। उसके शब्द सुनते ही उसका पेट जबरदस्त टॉर्नेडो पैदा करता है, जिसे यूरी और उसका अर्थ ड्रैगन बड़ी मुश्किल से संभाल पाते हैं। ये सब देखकर एमसी सोचता है कि जांग सोगना की ताकत उतनी कम नहीं है जितनी वो समझ रहा था। उसे लगने लगता है कि इस मुकाबले में यूरी के हारने के ज्यादा चांस हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछली लड़ाई में हुआ था। जैसे ही लड़ाई आगे बढ़ती है, जांग सोगना का पेट अचानक यूरी के ड्रैगन पर जोरदार स्टॉर्म अटैक करता है। ड्रैगन बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है, लेकिन वो दर्द में जोर से चिल्ला उठता है। ये देखकर यूरी बहुत घबरा जाती है और अपने ड्रैगन से कहती है कि वो थोड़ी देर और डटा रहे, लेकिन अर्थ ड्रैगन ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता, नीचे गिर जाता है और हार जाता है।
तभी एग्जामिनर जोर से घोषणा करता है कि सेकंड एरिना की फाइट खत्म हो चुकी है और इस मुकाबले की विजेता जैंग सोगना है। इसके बाद यूरी बेहद उदास दिखाई देती है। वो अपने पिता के पास जाकर बताती है कि वो हार गई है। उसके पिता उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि जीत और हार जिंदगी का हिस्सा हैं और वैसे भी उसने स्टेज पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए यूरी एमसी की तरफ देखती है जो स्टेज की ओर नजरें जमाए सोच रहा होता है कि वो आखिरकार यहां तक पहुंच गया है। ये उसके भविष्य की ओर पहला कदम है। उसी समय घोषणा होती है कि अगला मुकाबला शुरू होने वाला है। इसके साथ ही एमसी जैंग सोगना के खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और मन ही मन तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मैच वही जीतेगा। तभी एग्जामिनर घोषणा करता है कि ये मुकाबला इस साल का फाइनल मैच है। वो ये भी बताता है कि जो भी फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा उसे यहाँ के प्रिंसिपल जो शहर के लॉर्ड भी हैं की तरफ से एक अतिरिक्त इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर दर्शकों में चर्चा शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि ये पहली बार है जब कोई एडिशनल रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो कोई मानता है कि शायद ये नियम अभी अभी जोड़ा गया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि ये लिंग ही ये मुकाबला जीतेगा और उसकी स्पिरिट पेट ही विनर साबित होगी। कैमरा फिर एमसी की ओर जाता है। वो उत्साह से जायू से कहता है कि उनका फाइनल बैटल आखिरकार आ चुका है और चाहे इनाम कुछ भी हो वो उसी के हाथ लगेगा। उधर जैंग सोगना अपने पेट को आसमान में उड़ने का आदेश देती है। उसका स्टॉर्म ईगल किंग सीधे ऊपर उड़ जाता है। एग्जामिनर जोर से घोषणा करता है कि इस साल का फाइनल बैटल अब शुरू हो चुका है। जैसे ही एमसी स्टॉर्म ईगल किंग का नाम सुनता है वो सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि ये वही पक्षी नहीं है जिससे वो पहले लड़ा था, ये तो उससे बिल्कुल अलग लेवल पर है। वो खुद से सवाल करता है कि उसने पहले इस पेट को नोटिस क्यों नहीं किया, या शायद ये हाल ही में इवॉल्व हुआ है। इसी बीच जैंग सोगना अपने पेट को आदेश देती है कि वो तुरंत हमला करे और किसी तरह की दया न दिखाए। उसका पक्षी बिना देर किए अपना अटैक एमसी और जायू की तरफ कर देता है। एमसी अटैक को देखकर पहचान लेता है कि ये एक एनर्जी हरिकेन है। जैसे ही हमला उसके पास पहुंचता है वो स्पिरिचुअल शील्ड का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है। वो हैरान होकर सोचता है कि ये हमला कितना ज्यादा पावरफुल है और जायू को निर्देश देता है कि वो उसके पीछे रहे और उसके कमांड का इंतजार करे। दूसरी ओर जैंग सोगना ये देखकर चौंक जाती है कि एमसी ने लेवल 2 स्पिरिचुअल शील्ड का इस्तेमाल किया है। वो बिना समय गंवाए अपने पेट को अगला अटैक करने का आदेश देती है और उससे विंड स्पीड सुपरसोनिक बुलेट का इस्तेमाल करने को कहती है। तभी उसका पक्षी आसमान में कई एयर बुलेट्स बनाता है और उन्हें सीधे एमसी और जायू की ओर दाग देता है। चारों प्रतिनिधि इस भयंकर लड़ाई को देखते रहते हैं और हॉल में बैठे लोग हैरानी से कहते हैं कि एक इवॉल्व्ड स्पिरिट पेट के साथ ये फाइनल मैच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। दर्शकों में से कुछ लोग कहते हैं कि यह फाइनल मैच बाकी सालों की तुलना में कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है। वे मानते हैं कि स्टॉर्म ईगल बेहद ताकतवर है और शायद वही जीत सकता है। लेकिन उनकी बात सुनकर बाइंग ये टिप्पणी करता है कि भले ही उस लड़की की स्पिरिट पेट बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन खुद लड़की में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से एमसी की फाइट की ओर लौटती है। जैसे ही वो अपनी तरफ आती हुई एयर बुलेट्स देखता है वो तुरंत जायू से कहता है कि अब या तो अभी करना होगा या फिर कभी नहीं। एमसी की बात सुनते ही जायू जवाब देती है कि वो तैयार है। अगले ही पल जायू तेजी से उन बुलेट्स की तरफ बढ़ती है। जोरदार धमाका होता है और पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। लेकिन जब धुआं छटता है तो वहां ना एमसी होता है और ना ही जायू। ये देखकर जैंग सोगना पूरी तरह शॉक हो जाती है और हैरानी से सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। आसपास खड़े लोग भी ये नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। जैंग सोगना बुदबुदाते हुए कहती है कि ये नामुमकिन है। तभी जायू अचानक उसके पीछे प्रकट होती है और अपना पंजा उसकी गर्दन पर रख देती है। जैसे ही जैंग सोगना को एहसास होता है कि जायू का पंजा उसके गले पर है, वो अंदर ही अंदर घबरा जाती है। वो सोचती है कि ये कैसे संभव हुआ। जायू ने उसकी सुपरसोनिक बुलेट को न सिर्फ पार कर लिया बल्कि स्टॉर्म ईगल किंग को भी अवॉइड करते हुए सीधे उसके पास पहुंच गई। अगले ही पल जैंग सोगना जमीन पर गिर जाती है और हार मान लेती है। इसी के साथ फाइट खत्म हो जाती है और एमसी की जीत हो जाती है। मेयर सबसे पहले तालियां बजाता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि एमसी सीधे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही उसकी स्पिरिट पेट को एक ओपनिंग मिली वो सीधे टेमर तक पहुंच गई। मेयर मानता है कि ये रणनीति काफी रिस्की थी, लेकिन इसे बेहद परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद होलिंग भी खड़ी होकर तालियां बजाने लगती है। वो कहती है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये मैच इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा और येलिंग कितना ब्रेव और स्मार्ट स्टूडेंट है। वो ये भी जोड़ती है कि ऐसे स्टूडेंट को उनकी एकेडमी में जरूर लिया जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर होंग जवाब देता है कि मिस हो ऐसा दावा नहीं कर सकती। लू फैंग भी सहमति जताते हुए कहता है कि होंग सही कह रहा है और येलिंग को तो कई एकेडमियां ऑफर देंगी, इसलिए ये तय नहीं किया जा सकता कि वो किस एकेडमी में जाएगा। इसी दौरान एग्जामिनर जोर से घोषणा करता है कि सेकंड प्लेस जैंग सोगना को मिला है और फर्स्ट प्लेस येलिंग ने हासिल किया है। हम एमसी को देखते हैं जो राहत की सांस लेते हुए सोचता है कि आखिरकार मैच खत्म हो गया और अब वो जा सकता है। जैसे ही वो जाने लगता है दर्शक आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि इस साल सच में एक डार्क हॉर्स जीत गया। दूसरा कहता है कि किसी ने नहीं सोचा था कि इस बार कोई बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला स्टूडेंट नहीं जीतेगा।
एक और व्यक्ति जोड़ता है कि कई सालों बाद ऐसा हुआ है जब किसी बड़ी फैमिली का बेटा ये एग्जाम नहीं जीत पाया, बल्कि एक ऐसा लड़का जीता है जो किसी बड़ी फैमिली से भी नहीं है। इसी बीच जब एमसी आगे बढ़ रहा होता है तो उसके सामने यूरी आती है। वो आते ही उसे जीत की बधाई देती है। एमसी उसे थैंक्स कहता है और ये भी बताता है कि उसने भी बहुत अच्छा किया। फिर वो पूछता है कि उसने आखिरकार किस एकेडमी में जाने का फैसला किया है, लेकिन यूरी मुस्कुराते हुए वही सवाल उल्टा उससे पूछ देती है कि वो खुद कहाँ जाने वाला है। एमसी जवाब देने ही वाला होता है कि तभी आयोजक घोषणा करता है कि इस साल का असेसमेंट अब समाप्त हो चुका है और सभी को येलिंग को इस साल का विनर बनने पर बधाई देनी चाहिए। एमसी ये सब सुन ही रहा होता है कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो मुड़कर देखता है तो सामने उसका दोस्त चैंग खड़ा होता है और उसके साथ उसका ट्यूटर भी होता है। उसका ट्यूटर गर्व से कहता है कि येलिंग ने न सिर्फ अपनी क्लास बल्कि पूरी एकेडमी का नाम रोशन कर दिया है। उसकी बातों से साफ झलकता है कि एमसी ने सबको चौंका दिया है। चैंग मजाकी अंदाज में कहता है कि उसने तो सच में कमाल कर दिया है। अपने टीचर की बात सुनकर एमसी सम्मान से जवाब देता है कि वो आगे भी अपनी मेहनत जारी रखेगा। एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसके पास सिस्टम के मैसेज आने लगते हैं। पहले मैसेज में बताया जाता है कि उसने अपने ओपोनेंट को हराने पर एक्सपी हासिल की है, लेकिन उसके बाद जो मेन मैसेज आता है वो और भी ज़्यादा अहम होता है। उसमें लिखा होता है कि क्योंकि वो असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस पर आया है, इसलिए उसे एक नया टैलेंट मिला है जिसका नाम है रीबर्थ। ये पढ़कर एमसी हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये रीबर्थ आखिर है क्या। अगली ही जानकारी में बताया जाता है कि ये स्किल किसी भी स्पिरिट पेट को दी जा सकती है। अगर किसी लड़ाई में उसका स्पिरिट पेट मरने की कगार पर पहुंच जाए तो ये स्किल उसे दोबारा जन्म लेने की क्षमता देती है। इसके साथ ही उसकी कॉम्बैट एबिलिटी भी रिकवर हो जाती है। हालांकि ये तभी एक्टिवेट होगी जब उस पेट के पास एक्सपी होगी। अगर एक्सपी 0 हुई तो ये स्किल पूरी तरह फेल हो जाएगी। साथ ही इसका कूल डाउन 30 दिनों का होगा। इस जानकारी को पढ़कर एमसी सोचता है कि ये स्किल वाकई बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन शायद ये जायू के लिए उतनी ज़्यादा सूट ना करे। वो अभी यही सोच रहा होता है कि तभी चैंग खुशी में उसकी पीठ पर जोर से थप्पड़ मार देता है। एमसी को इसकी उम्मीद नहीं होती, इसलिए वो थोड़ा चौंक जाता है। इसी बीच मेयर आगे आता है और सबको बताता है कि अब उनके सामने एक बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा कि किस एकेडमी ने किस स्टूडेंट को चुना है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स ये तय कर सकते हैं कि वो किस एकेडमी में जाना चाहते हैं। जैसे ही बोर्ड सामने आता है, सबकी नजरें एमसी पर टिक जाती हैं। बोर्ड पर दिखता है कि चारों की चारों एकेडमियों ने उसे चुना है। ये देखकर स्टूडेंट्स में चर्चा शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि येलिंग को सभी एकेडमियों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर चुना है। कोई हैरानी से कहता है कि ये तो कमाल की बात है, क्योंकि उसने सुना था कि फीनिक्स एकेडमी आमतौर पर मेल स्टूडेंट्स को रिक्रूट नहीं करती। एक और लड़का सवाल करता है कि क्या इसका मतलब ये है कि अब फीनिक्स एकेडमी मेल स्टूडेंट्स को भी लेने लगी है। इस पर दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है कि दिन में सपने देखना बंद करे, ये मौका सिर्फ येलिंग के लिए है और ऐसी सिचुएशन दोबारा शायद कभी नहीं आएगी। फिर दो लड़कियों की बातचीत दिखाई देती है। पहली लड़की कहती है कि अगर उसके पास चॉइस होती तो वो फीनिक्स एकेडमी को चुनती। दूसरी लड़की जवाब देती है कि उसके पास तो वैसे भी कोई विकल्प ही नहीं है। उधर एमसी खुद से सोचने लगता है कि आखिर उसे किस एकेडमी में जाना चाहिए। तभी कोई उसे आवाज देकर बुलाता है। वो देखता है कि ये लू फैंग है। लू फैंग एमसी से कहता है कि अगर वो उनकी ग्रीन ड्रैगन एकेडमी को ज्वाइन करता है तो वे उसे बाकी सभी एकेडमियों से 5% ज्यादा रिसोर्स देंगे। इसके साथ ही उसे साल में 3 बार डेंजर जोन में जाने की अनुमति भी मिलेगी। लू फैंग की बात सुनकर आसपास के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि साल में 3 बार डेंजर जोन जाने का मौका मिलना कितनी बड़ी बात है, इससे कितना ज्यादा इक्विपमेंट और बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा व्यक्ति भी मानता है कि ग्रीन ड्रैगन एकेडमी का ऑफर वाकई बहुत आकर्षक है। इसके बाद बाइडैंग आगे बढ़ता है। वो लू फैंग की बातों को सुनकर खड़ा होता है और एमसी से कहता है कि उसे इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। वो प्रस्ताव रखता है कि अगर एमसी उनकी व्हाइट टाइगर एकेडमी को ज्वाइन करता है तो वे उसे बाकी एकेडमियों से 8% ज्यादा रिसोर्स देंगे। साथ ही उसे साल में 5 बार डेंजर जोन में जाने की अनुमति दी जाएगी और ये शर्त उसके ग्रेजुएशन तक लागू रहेगी। बाइडैंग की बात सुनते ही लू फैंग नाराज होकर पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी होलिंग भी खड़ी होती है और हैरानी से कहती है कि साल में 5 बार डेंजर जोन जाने का मौका मिलना वाकई बहुत बड़ी बात है। लू फैंग ये सुनकर और भी चौंक जाता है और होलिंग की तरफ देखकर कुछ कहने ही वाला होता है। इसके बाद होलिंग साफ शब्दों में एमसी से कहती है कि अगर वो ब्लैक टर्टल एकेडमी ज्वाइन करता है तो उसे बाकी सभी एकेडमियों से 10% ज्यादा रिसोर्स दिए जाएंगे। साथ ही उसे साल में 5 बार डंजन में जाने का मौका मिलेगा। वो ये भी जोड़ती है कि उसकी क्लासमेट यूरी भी उसी एकेडमी में ज्वाइन कर सकती है ताकि दोनों भविष्य में भी साथ पढ़ सकें। ये सुनकर एमसी चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसने यूरी का नाम क्यों लिया। उधर यूरी थोड़ी झेपते हुए कहती है कि उसे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। उसे साफ लगने लगता है कि होलिंग जानबूझकर उसे एमसी के करीब लाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद होंग होलिंग की बात सुनकर मुस्कुराती है और आगे बढ़कर कहती है कि अगर अब बात सीधे तौर पर हो रही है तो वो भी साफ साफ कहेगी। वो एमसी से कहती है कि अगर वो उनकी फोनिक्स एकेडमी ज्वाइन करता है तो उसे बाकी सभी एकेडमियों से 15% ज्यादा रिसोर्स मिलेंगे। इसके अलावा उसे महीने में 1 बार यानी साल
साल में 12 बार डंजन में जाने का मौका दिया जाएगा और सबसे अहम बात यह होगी कि वो फोनिक्स एकेडमी में एडमिट होने वाला पहला मेल स्टूडेंट बनेगा। होंग की ये बात सुनकर चेंग और एमसी दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। आसपास खड़े लोग भी आपस में चर्चा करने लगते हैं। कोई कहता है कि पूरी एकेडमी में वो अकेला मेल स्टूडेंट होगा, तो कोई ये मानता है कि वो उससे बेहद जलन महसूस कर रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साल में 12 बार डंजन में जाने का मौका मिलना कितनी बड़ी बात है और फोनिक्स एकेडमी का ऑफर वाकई सबसे बेहतरीन है। एमसी मन ही मन सोचता है कि महीने में एक बार डंजन में जाना उसके लिए बेहद फायदेमंद होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो तय कर लेता है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। वो अपनी पसंद की एकेडमी चुन लेता है। उसका फैसला सुनते ही आसपास के लोग फिर से बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि वो फोनिक्स एकेडमी में जाने वाला अकेला मेल स्टूडेंट है और उसे इस बात से बहुत जलन हो रही है। दूसरा कहता है कि ये तो वाकई कमाल की बात है और काश उसे भी फोनिक्स एकेडमी में जाने का मौका मिलता। पहला लड़का मजाक में कहता है कि दिन में सपने देखना बंद करे और ये ना भूले कि वो येलिंग नहीं है। दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है कि जब वो सोचता है कि येलिंग की सारी क्लासमेट लड़कियां होंगी तो वो अपने आप ही बहुत एक्साइटेड हो जाता है। इस पर वो उसे टोकते हुए कहता है कि वो इतना ज्यादा उत्साहित क्यों हो रहा है, क्योंकि वो खुद तो उस एकेडमी में जा ही नहीं रहा। इसके बाद एमसी और चेंग वहां से आगे बढ़ते हैं। चेंग बेहद खुशी के साथ एमसी से कहता है कि वो कितना अमेजिंग है, वो फोनिक्स एकेडमी में जाने वाला पहला मेल स्टूडेंट बनने जा रहा है और वो खुद भी उससे बहुत जलन महसूस कर रहा है। एमसी को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो कुछ कह नहीं पाता। तभी उनके सामने होंग आती है और एमसी को बधाई देती है। वो उससे कहती है कि उसने बहुत अच्छा फैसला लिया है और उसे तैयारी के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा। वो ये भी बताती है कि अगली रात सिटी के ईस्ट गेट पर फोनिक्स एकेडमी की एयरशिप उसका इंतजार कर रही होगी। एमसी सम्मान से होंग को धन्यवाद देता है और कहता है कि वो उम्मीद करता है कि भविष्य में भी वो उसका ख्याल रखेंगी। होंग मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाती है कि उसे अपने इस फैसले पर कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जैसे ही होंग वहां से जाती है उसी समय एमसी का ट्यूटर उसके पास आ जाता है। ट्यूटर एमसी से कहता है कि सिटी लॉर्ड उसे अपने ऑफिस में मिलना चाहते हैं। एमसी तुरंत जवाब देता है कि ठीक है टीचर ली। यहाँ यह साफ कर दिया जाता है कि इस कहानी में सिटी लॉर्ड का मतलब ही मेयर होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेडिएंट एकेडमी की बिल्डिंग देखते हैं, जहां एमसी पहले ही मेयर के ऑफिस में पहुंच चुका होता है। मेयर उसे देखकर गर्मजोशी से वेलकम करता है और कहता है कि वो उसे बधाई देता है क्योंकि उसने टॉप रैंक हासिल की है और साथ ही अब वो क्रिम्सन फोनिक्स एकेडमी में भी जाने वाला है। मेयर आगे बताता है कि उसकी शानदार परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर स्कूल ने तय किया है कि उसे इनाम के तौर पर 3 लाख यूनियन क्रेडिट दिए जाएंगे, जो उस कार्ड में है जो उसके हाथ में है। इसके अलावा उसे एक हाई ग्रेड इवोल्यूशन मटेरियल भी दिया जाएगा। यह सुनकर एमसी धन्यवाद देता है और कहता है कि वो अपनी मेहनत जारी रखेगा और कभी भी रेडिएंट एकेडमी को शर्मिंदा नहीं करेगा। इसके बाद मेयर की सेक्रेटरी एमसी को वो इवोल्यूशन मटेरियल देती है। जैसे ही एमसी उसे खोलता है वो पूरी तरह चौंक जाता है। उसके हाथ में इमॉर्टल बोन होती है। वो खुद से कहता है कि ये तो टॉप ग्रेड मटेरियल है जो सिर्फ किसी बेहद ताकतवर अनडेड मॉन्स्टर को मारने पर ही ड्रॉप होता है। एमसी ये भी सोचता है कि भले ही जायू अब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उसके फाइनल अल्टीमेट इवोल्यूशन के लिए ये मटेरियल उसे भविष्य में जरूर चाहिए होगा। तभी वो मेयर से कहता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती है और उसे लेने में उसे झिझक महसूस हो रही है। मेयर मुस्कुराकर जवाब देता है कि भले ही यह एक टॉप ग्रेड मटेरियल हो, लेकिन उसके लिए इसका कोई खास उपयोग नहीं है। उसके मुताबिक यह बेहतर है कि वो इसे ऐसे युवा को दे जिसके पास एमसी जैसा पोटेंशियल हो। वो कहता है कि शायद एक दिन यही चीज़ उसकी मदद करेगी और तब वो रेडिएंट एकेडमी का नाम और भी ऊंचा करेगा। मेयर की बात सुनकर एमसी एक बार फिर धन्यवाद देता है और कहता है कि वो इसे हमेशा याद रखेगा। मेयर उसे बताता है कि वो आज के असेसमेंट के बाद काफ़ी थक चुका होगा, इसलिए उसे अब जाकर आराम करना चाहिए। इसके बाद एमसी वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो जाता है, मेयर की सेक्रेटरी सवाल करती है कि इमॉर्टल बोन तो एक बेहद कीमती खजाना था जिसे मेयर ने खुद कलेक्ट किया था और जिसे वो बहुत संभाल कर रखते थे। फिर उन्होंने उसे इतनी आसानी से एमसी को क्यों दे दिया? इस पर मेयर हंसते हुए कहता है कि उस मटेरियल की कीमत उस यंग मैन के भविष्य के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद एपिसोड का अगला हिस्सा शुरू होता है। हम देखते हैं कि एमसी मेयर के ऑफिस से बाहर लौट रहा है और उसके साथ चेंग भी है। चेंग मजाकिया अंदाज में कहता है कि अब तो एमसी सुपरस्टार बन चुका है। सारी बड़ी एकेडमियां उसे लेने के लिए आपस में लड़ रही थी। एमसी मुस्कुराकर जवाब देता है कि वो फेमस हो या कुछ भी बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे दोनों हमेशा ब्रदर्स रहेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और भविष्य में और भी मजबूत बनेंगे। इसी बातचीत के दौरान उनके सामने यूरी आती है और एमसी को बधाई देती है। वो कहती है कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब वो फोनिक्स एकेडमी में भी जाने वाला है।
यूरी को देखकर चैंग मजाक में कहता है कि एक प्रिटी गर्ल उससे मिलने आई है, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़ देता है ताकि वे आराम से बात कर सकें। इसके बाद एमसी यूरी की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मिस यूरी, तुम्हें भी बधाई हो, तुम ब्लैक टर्टल एकेडमी में जा रही हो। यूरी हल्का सा मुंह फुलाते हुए जवाब देती है, जैसे उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। फिर थोड़े नरम अंदाज में जोड़ती है कि वैसे फोनिक्स एकेडमी भी एक अच्छी जगह है। इसके बाद यूरी वहां से जाने लगती है और एमसी से कहती है कि वो अभी के लिए जा रही है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि एकेडमी में जाकर कभी भी सुस्त नहीं पड़ना है। यूरी जैसे ही वहां से निकलती है, एमसी खुद से सोचता है कि क्या वो बस यही कहने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगली रात का नज़ारा देखते हैं। फोनिक्स एकेडमी की एयरशिप के अंदर एमसी पहुंच चुका होता है और हंग से बात कर रहा होता है। उसी दौरान एयरशिप में मौजूद बाकी लड़कियां छुपकर उसे देख रही होती हैं। एक लड़की कहती है कि यही वो येलिंग है, फोनिक्स एकेडमी में रिक्रूट होने वाला पहला मेल स्टूडेंट। ये सुनकर दूसरी लड़की मजाक में कहती है कि अच्छा, लेकिन ये तो इतना ज्यादा हैंडसम भी नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा उल्लू जैसा लगता है। फिर कैमरा वापस एमसी और हंग की तरफ आता है। हंग उसे बताती है कि होली फोनिक्स सिटी रेडिएंट सिटी के साउथ में है, इसलिए वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। वो सलाह देती है कि वो इस सफर का मजा ले और रास्ते की सीनरी एंजॉय करे। ये सुनकर एमसी थैंक यू कहता है। तभी वहां एक लड़की आती है और कहती है, टीचर हंग यू। हंग उससे पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है। उसका नाम है ली यू ही, जो फोनिक्स एयरशिप की कैप्टन है। उसका रैंक 7 और लेवल 5 है। वो हंग को बताती है कि उनके फ्लाइट रूट में कुछ ट्रबल डिटेक्ट हुई है। अगले ही पल हम देखते हैं कि दूर से बहुत सारे कौवे जैसे दिखने वाले फ्लाइंग मॉन्स्टर्स एयरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। हंग तुरंत पूछती है कि क्या उन्हें पता है ये किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं। कैप्टन जवाब देती है कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, उनकी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये मॉन्स्टर्स बहुत दूर हैं और संख्या में बहुत ज्यादा हैं। हालांकि हर एक इंडिविजुअल बहुत स्ट्रांग नहीं है। हंग ये सुनकर कहती है कि पहले सारे जरूरी अरेंजमेंट कर लिए जाएं। कैप्टन हामी भर देती है। जैसे जैसे वे कौवे और पास आते हैं, वे एयरशिप पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसे देखकर कैप्टन ऑर्डर देती है कि एयरशिप के सारे टेमर्स को एलिवेटर केबिन में बुलाया जाए ताकि वे मिलकर मॉन्स्टर्स को रोक सकें। जल्दी ही सारे टेमर्स केबिन में इकट्ठा होने लगते हैं। वहीं पर यून भी होती है, जो एमसी को देखकर उसे बुलाती है। एमसी उससे पूछता है कि सिचुएशन कैसी है। यून बताती है कि सबको एलिवेटर केबिन में बुलाया गया है और वहीं चलकर हालात देखते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि सामने हंग खड़ी है और सबको शांत रहने को कह रही है। वो बताती है कि ये सिर्फ लो लेवल रैंक 1 मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वो एमसी और यून की तरफ देखकर कहती है कि ये न्यूबीज के लिए बैटल एक्सपीरियंस देने का अच्छा मौका है और दोनों को अपने अपने स्पिरिट पेट बाहर निकालकर लड़ने के लिए तैयार होने को कहती है। उनकी बात सुनते ही यून अपना फ्रोजन ग्रिजली बेयर बुलाती है और एमसी अपनी जायू को। जैसे ही यून का ग्रिजली बेयर बाहर आता है, वो जायू को देखते ही पहचान लेता है। उसे याद आ जाता है कि यही वो थी जिसने पहले उसे बुरी तरह हराया था। वो गुस्से में जायू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन यून तुरंत उसे रोककर कहती है कि वो शांत रहे, क्योंकि जायू अभी उनकी दुश्मन नहीं है। यहीं हमें पता चलता है कि यून के फ्रोजन ग्रिजली बेयर का नाम दाजोंग है। इसके बाद एमसी सामने उड़ते हुए कौवों को देखते हुए सोचता है कि भले ही ये लो रैंक ब्लैक क्रो मॉन्स्टर्स हों, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। उसी पल उसके सामने एक टाइम लिमिट मिशन पॉपअप होता है। मिशन में लिखा होता है, 10 मिनट के अंदर जितना हो सके उतने ब्लैक क्रो को मारो। रिवॉर्ड अभी अननोन है और फाइनल रिजल्ट पर डिसाइड होगा। जितने ज्यादा ब्लैक क्रो मारे जाओगे, रिवॉर्ड उतना ही बेहतर मिलेगा। एमसी ये पढ़ ही रहा होता है कि तभी वे कौवे चीखते हुए सीधे एमसी और जायू पर हमला करने आ जाते हैं। एमसी मुस्कुराते हुए सोचता है कि जब ये सब उसे फ्री एक्सपी देने आए हैं, तो वो इन्हें जाने कैसे देगा। वो जोर से जायू को आदेश देता है कि उन पर बिल्कुल भी दया ना दिखाए और एक भी दुश्मन को भागने ना दे। इसके बाद हम देखते हैं कि जायू हवा में जोरदार जंप लगाते हुए इधर उधर मूव करती है और एक एक करके हर कौवे को खत्म करने लगती है। वहीं यून का ग्रिजली बेयर चारों तरफ ठंडी हवा फैलाते हुए अटैक करता है। दोनों मिलकर शानदार टीम वर्क दिखाते हैं। जायू की फाइटिंग स्टाइल देखकर आसपास मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं एक लड़की कहती है कि उसकी स्पीड और कॉम्बैट पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और ऊपर से वो कितनी ज्यादा प्रिटी भी है। तभी वहां एक और लड़की ने ऊपर की तरफ उंगली उठाकर सबको इशारा किया। उसने बताया कि आसमान में कुछ अजीब सा काला धुआं फैल रहा है। सभी ने ऊपर देखा और सच में आसमान में काले रंग का धुआं बनने लगा। जैसे ही वो धुआं छटा, वहां एक बहुत ही विशाल कौवा प्रकट हुआ। वो कोई साधारण कौवा नहीं था, बल्कि ब्लैक क्रो किंग था। उसे देखते ही हॉन्ग घबरा गई और जोर से सबको सावधान रहने को कहा। उसने बताया कि ये एक लेवल 2 का मॉन्स्टर है। एमसी ने उसकी बात सुनी और उस ब्लैक क्रो किंग को ध्यान से देखने लगा। उसके मन में तुरंत ख्याल आया कि अगर वो इस मॉन्स्टर को मार देता है तो उसे कहीं ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा और उसके साथ मौजूद बाकी कौवे भी डरकर भाग जाएंगे। इसी सोच के साथ उसने जोर से जायू को आदेश दिया कि वो जाकर ब्लैक क्रो किंग को खत्म कर दे। जायू बिना रुके उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये सब देखकर हॉन्ग पूरी तरह शॉक हो गई।
उसने चिल्लाकर एमसी से कहा कि वो क्या कर रहा है। उसके मुताबिक ज़ायू अपनी मौजूदा कॉम्बैट एबिलिटी के साथ कभी भी रैंक 2 के ब्लैक क्रो किंग का सामना नहीं कर सकती। होंग को इतना गुस्से में देखकर एमसी ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि उसे बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ायू इस लड़ाई को संभाल लेगी। लेकिन होंग ने उसकी बात को सीधा नॉनसेंस कहकर खारिज कर दिया। उसने तुरंत अपना स्पिरिट पेट बुलाया और जोर से पुकारा, बाहर आओ फायरी हॉक। तभी सबने देखा कि उसका स्पिरिट पेट प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर आग की लपटें जल रही थी। उस पेट का पूरा नाम फायरी हॉक था, जो रैंक 7 लेवल 1 का था। हॉक यानी बाज, जिसे आम भाषा में बाज कहा जाता है। फायरी हॉक को देखते ही वहां मौजूद स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे। एक ने हैरानी से कहा कि यही टीचर होंग का स्पिरिट पेट है और ये सच में रैंक 7 का है। दूसरे ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना हाई रैंक स्पिरिट पेट देखा है। तीसरे ने अंदाजा लगाया कि शायद टीचर होंग सारे कौवों को एक ही बार में जलाकर खत्म करना चाहती हैं। जैसे ही फायरी हॉक पूरी तरह सामने आया, बाकी सारे कौवे डरकर वहां से भागने लगे। स्टूडेंट्स ने भी नोटिस किया कि कौवे अचानक क्यों उड़ने लगे हैं। किसी ने कहा कि ये तो साफ है, रैंक 7 का फायर हॉक सामने हो तो कौन नहीं भागेगा, वरना उसकी आग में सब जल जाएंगे। एमसी ने जब देखा कि सारे कौवे भाग रहे हैं तो उसने जोर से ज़ायू को आदेश दिया कि वो ब्लैक क्रो किंग को किसी भी हाल में भागने न दे। ज़ायू ने तुरंत आगे बढ़कर उस कौवे की गर्दन पर हमला किया। ये देखकर होंग हैरान रह गई और बोली कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक ज़ॉम्बी के पास पॉइजन अटैक जैसी क्षमता भी हो सकती है। इसके बाद ज़ायू दोबारा हमला करने ही वाली थी, लेकिन ब्लैक क्रो किंग फुर्ती से डॉज करके वहां से उड़ गया। उसे भागते देख लोग कहने लगे कि ब्लैक क्रो किंग अपनी जान बचाकर निकल चुका है, ज़ायू उसे मार नहीं पाई। वहां मौजूद एक लड़की ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि आखिरकार सब खत्म हो गया, ब्लैक क्रो किंग और उसके बाकी साथी सभी वहां से जा चुके हैं। लेकिन एमसी अंदर ही अंदर झुंझला उठा। उसने खुद से कहा कि काश वो कौवा भागा ना होता। उसी पल उसे एक सिस्टम मैसेज मिला। उसने ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि उसने मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कौवों के झुंड को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया गया है। कुल मिलाकर लगभग 478 दुश्मनों को हराया गया था। इसके बदले उसे 4 टियर का रिवॉर्ड, 3 एक्सपीरियंस क्रिस्टल और एक ग्रोथ क्रिस्टल मिला था। ये पढ़कर एमसी पूरी तरह चौंक गया। उसने सोचा कि ये एक्सपीरियंस क्रिस्टल और ग्रोथ क्रिस्टल आखिर होते क्या है। तभी वहां की कैप्टन ने सभी स्टूडेंट्स को निर्देश दिया कि अब जबकि काले कौवों का झुंड जा चुका है, सभी अपने अपने कमरों में लौट जाएं, शांति और अनुशासन के साथ। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए कहने लगे कि अब सब ठीक है और वे आराम करने के लिए अपने रूम में चले जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अपने कमरे में एमसी ध्यान से क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि एक्सपीरियंस क्रिस्टल अगर किसी भी स्पिरिट पेट पर इस्तेमाल किया जाए तो वो उसकी मौजूदा एक्सपी के आधार पर उसे 10% ज्यादा अनुभव देता है। ठीक उसी तरह ग्रोथ क्रिस्टल भी पेट की मौजूदा ग्रोथ रेट को 10% तक बढ़ा देता है। ये सब देखकर एमसी उत्साहित हो जाता है। वो सोचता है कि क्या इन आइटम्स की मदद से ज़ायू अभी इवॉल्व हो सकती है। वो तुरंत ज़ायू की एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स चेक करता है और पाता है कि उसके स्पिरिट पेट के लिए जितने भी ज़रूरी मटेरियल चाहिए थे वे सभी पूरे हो चुके हैं, यानी अब ज़ायू इवॉल्व कर सकती है। ये देखकर एमसी खुशी से भर जाता है और बिना देर किए इवॉल्व बटन दबाते हुए कहता है कि अब ज़ायू को इवॉल्व करने का समय आ चुका है। जैसे ही एमसी ने ज़ायू को छुआ, वो तेजी से चमकने लगी। अगले ही पल वो धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगी। सभी ने देखा कि उसके चारों तरफ लाल और गहरे रंग की आभा लगातार तेज होती जा रही थी। उसी दौरान उसके पुराने कपड़े गायब होने लगे और उसका शरीर धीरे धीरे इवॉल्व होने लगा। एमसी बस खड़ा होकर ये पूरा नज़ारा देखता रहा। कुछ ही पलों में ज़ायू का एवोल्यूशन पूरा हो गया। वो नीचे उतरते हुए उसे मास्टर कहकर संबोधित करती है, जबकि एमसी उसे अवाक होकर देखता रह जाता है। इसके बाद एमसी ने ज़ायू का स्टेटस ओपन किया। स्क्रीन पर दिखा कि ज़ायू अब ग्रे आंखों वाली ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसका रैंक 2 लेवल 1 हो गया था। आगे ये भी लिखा था कि उसके अगले स्टेज का नाम येलो वाइट ज़ॉम्बी है, जिसकी ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा है। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जिन मटेरियल्स की ज़रूरत थी उनमें शामिल थे एक डेथ स्पिरिट, एक येलो स्प्रिंग ब्रांच, एक शैडो स्टोन, 10 इंटरमीडिएट डार्क क्रिस्टल और 10 मेलापोलिट स्पिरिट क्रिस्टल। ये सब पढ़कर एमसी मुस्कुरा उठा। उसने महसूस किया कि ज़ायू का एवोल्यूशन न सिर्फ पूरा हो चुका है, बल्कि उसकी ताकत के साथ साथ उसका ग्रोथ रेट भी अनकॉमन स्तर तक पहुंच चुका है। फिर सिस्टम में उसकी नई स्किल्स दिखाई गई। पहली स्किल थी फ्लाइट, जो मिड एयर में एक्टिवेट होती है और स्टैमिना को कंज्यूम करती है। जितनी तेजी से वो उड़ती, उतनी ही ज़्यादा स्टैमिना खर्च होती। साथ ही ये भी बताया गया था कि इसकी स्पीड की एक लिमिट है जिसके आगे वो बढ़ नहीं सकती।
दूसरी स्किल थी ब्लड मैनिपुलेशन, जिसके जरिए वो अपने टारगेट के शरीर के अंदर मौजूद खून को कंट्रोल कर सकती थी और उसी के जरिए पूरे शरीर को भी नियंत्रित कर सकती थी। इस स्किल का असर टारगेट के लेवल पर निर्भर करता था। टारगेट जितना हाई लेवल का होगा, जायो का उस पर कंट्रोल उतना ही कमजोर होता जाएगा। एमसी ने जब ये दोनों एबिलिटीज पढ़ीं तो उसने मन ही मन सोचा कि फ्लाइट और ब्लड मैनिपुलेशन के साथ जायु बेहद खतरनाक बन चुकी है। हालांकि उसने ये भी समझा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना सीमा के उड़ती ही रहे, उसे एक तय सीमा के अंदर ही रहना होगा। तभी सिस्टम से उसे 2 नए मैसेज मिले। पहले मैसेज में लिखा था कि होस्ट का स्पिरिट पेट सफलतापूर्वक रैंक 2 लेवल 1 तक पहुंच चुका है। दूसरे मैसेज में बताया गया कि सिस्टम ने ऑटो पिकअप को एक्टिवेट कर दिया है और रिवॉर्ड के तौर पर होस्ट को एक मिस्टीरियस आइटम दिया गया है। ये पढ़ते ही एमसी हैरान हो गया। उसके सामने एक सुनहरा बॉक्स प्रकट हुआ। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर एक टैलेंट कार्ड निकला। उसे देखते ही वो पूरी तरह शॉक में चला गया और सोचने लगा कि क्या सच में ऐसी चीज भी मौजूद हो सकती है। सिस्टम ने समझाया कि ये टैलेंट कार्ड यूजर को अपने स्पिरिट पेट के टैलेंट को रिप्लेस या कॉपी करने की अनुमति देता है। यूजर के पास कुल 5 मौके होते हैं। ये जानकर एमसी बेहद खुश हो गया। उसने जायु को पास खींचते हुए महसूस किया कि ये आइटम कितनी ज्यादा रेयर और पावरफुल है। उसके अनुसार पूरे फेडरेशन में भी शायद ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी और अब वो जायु के टैलेंट्स को पूरी तरह समझ सकता था। जायु ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन एमसी उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना हंसते हुए सोच रहा था कि अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसी समय उसे एक नया सिस्टम मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि लोडिंग पूरी हो चुकी है और होस्ट ने सफलतापूर्वक जायु के टैलेंट्स सुपर स्पीड, रीजनरेशन, ब्लड फॉग और ट्रांसफॉर्मेशन को कॉपी कर लिया है। साथ ही ये भी बताया गया कि टैलेंट कार्ड के अब केवल 3 ही यूज बाकी हैं। ये देखते ही एमसी खुशी से भर गया। उसने महसूस किया कि अब उसके पास भी जायु जैसे पावरफुल टैलेंट्स हैं। जायु ने उसे बधाई दी और उसी दौरान उसने एक और चीज बाहर निकाली, एक ऐसा अंडा जो धीरे धीरे हैच होने वाला था। उस अंडे को देखते हुए एमसी ने सोचा कि असली कमाल तो अब शुरू होने वाला है। उसने तय किया कि वे दोनों मिलकर इस अद्भुत पल को देखेंगे, क्योंकि ये था उसके दूसरे स्पिरिट पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट। अगले ही पल वो अंडा हवा में तैरने लगा। एमसी ने उस पर अपना हाथ रखते हुए प्रण लिया कि वो अपने खून से उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसने मन ही मन आदेश दिया कि उसका दूसरा स्पिरिट पेट अब जाग जाए। जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई, वहां तेज रोशनी फैल गई। जहाज के अंदर मौजूद सभी स्टूडेंट्स चौंक गए और आपस में बातें करने लगे कि आखिर वहां ऐसा क्या हो रहा है। वहां मौजूद स्टूडेंट्स आपस में हैरानी से बातें करने लगे। कोई पूछ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, तो कोई ये जानना चाहता था कि ये स्पिरिट पेट किसका है। कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या टीचर होंग ने फिर से अपना स्पिरिट पेट बाहर निकाल लिया है और वो आखिर करना क्या चाहती हैं। उसी दौरान सबकी नज़र एमसी पर पड़ी। जैसे ही उसने उस नए स्पिरिट पेट को देखा, वो हैरान रह गया और पहचान गया कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि एक फीनिक्स है। उसे देखते ही उसने सोचा कि जैसा उसने सिस्टम के अंडे से उम्मीद की थी, ये सच में बेहद खास और एपिक लेवल का फीनिक्स निकला है। इसके बाद फीनिक्स का स्टेटस दिखाया गया। फीनिक्स का अभी कोई नाम नहीं था, उसका डिफ़ॉल्ट नाम ही फीनिक्स लिखा था। उसकी क्लास डिवाइन बर्ड थी, उसका लेवल रैंक 1 लेवल 9 था और एक्सपी अभी 0 थी। उसका ग्रोथ पावर एपिक कैटेगरी में था, जो जायु के ट्रेस लेवल से कहीं आगे था, क्योंकि उसके बाद ही लेजेंड और फिर मिथ आते हैं। उसका ग्रोथ प्रतिशत अभी शुरुआती स्टेज पर था और फिलहाल उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। उसका जन्मजात टैलेंट फीनिक्स इस फायर था, जबकि उसका सिलेक्टेबल टैलेंट एडवांस्ड फायर एट्रीब्यूट इम्यूनिटी था। फिलहाल उसके पास कोई एक्टिव स्किल नहीं थी, लेकिन सिलेक्टेबल स्किल्स में हेल फायर और डिवाइन फायर प्रोटेक्शन शामिल थीं। उसका एवोल्यूशन पाथ भी बताया गया था। अगला स्टेज था वर्मिलियन बर्ड लेजेंड और उससे आगे फ्लेम वर्मिलियन बर्ड मिथ। दूसरे स्टेज तक इवॉल्व करने के लिए उसे 11 वर्मिलियन बर्ड सोल्स और 11 स्पिरिचुअल पावर ऑर्ब्स की जरूरत थी। ये सब पढ़कर एमसी ने सोचा कि अगर ये फीनिक्स है तो इसमें रीबर्थ जैसी स्किल क्यों नहीं है। फिर उसे याद आया कि वो स्किल तो उसके पास खुद है। उसी पल उसने अपनी रीबर्थ वाली स्किल फीनिक्स में ट्रांसफर कर दी। जैसे ही उसने ये किया, सिस्टम से 2 मैसेज आए। पहले मैसेज में लिखा था कि टैलेंट लर्निंग सफल हो चुका है और होस्ट की स्पिरिट पेट फीनिक्स ने उसकी रीबर्थ स्किल सफलतापूर्वक हासिल कर ली है। दूसरे मैसेज में बताया गया कि फीनिक्स के अंदर मौजूद उसकी मूल क्षमता अब बदलकर निर्वाणा रीबर्थ बन चुकी है। ये देखकर एमसी बेहद खुश हो गया और हंसते हुए सोचने लगा कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। फिर उसने फीनिक्स की तरफ देखा और तय किया कि अब उसे एक नाम दिया जाना चाहिए। उसने घोषित किया कि आज से उसका नाम फेंग जू होगा और उसका निकनेम जू रहेगा। जैसे ही फीनिक्स ने अपना नाम सुना, उसने स्वीकार करते हुए कहा कि उसे यह नाम बहुत पसंद आया। यह सुनकर एमसी और भी हैरान रह गया, क्योंकि फीनिक्स सच में बात कर रही थी।
उसने सोचा कि ये सच में एक एपिक लेवल स्पिरिट पेट होने के काबिल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब एयरशिप एक शहर के ऊपर पहुंच चुकी थी। टीचर होंग ने सबको बताया कि वे जल्द ही होली सिटी में लैंड करने वाले हैं। यून खिड़की से बाहर झांकते हुए बेहद उत्साहित हो गई और बोली कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। होंग ने सभी स्टूडेंट्स को समझाया कि वे सबसे पहले उस जगह जाएंगे जहां वे पढ़ने वाले हैं। कुछ ही देर में उनकी एयरशिप वर्मिलियन एकेडमी पर उतरती है। सभी लोग नीचे उतरते हैं और वहां मौजूद स्टाफ उन्हें एकेडमी के बारे में जानकारी देने लगता है। उन्हें बताया जाता है कि वे आसपास घूमकर जगह से परिचित हो सकते हैं और बाद में उन्हें अपने अपने असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। फिर टीचर होंग एमसी से खास तौर पर कहती हैं कि क्योंकि वो एकेडमी के इतिहास का पहला मेल स्टूडेंट है, इसलिए एकेडमी ने उसके लिए अलग से एक मैंशन तैयार किया है जो अब उसका डॉर्मेट्री होगा। ये सुनकर एमसी मुस्कुराता है और मजाक में कहता है कि शायद वो थोड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। उसी समय वहां एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की उतरकर होंग का स्वागत करती है। वो बताती है कि हेड मिस्ट्रेस ने उसे येलिंग नाम के एक स्टूडेंट को लाने के लिए भेजा है। होंग एमसी की ओर इशारा करते हुए बताती हैं कि वही येलिंग है। जैसे ही वो लड़की एमसी को देखती है वो चौंक जाती है और पूछ बैठती है कि वो मेल स्टूडेंट कैसे हो सकता है, क्या वो क्रॉस ड्रेसर है। ये सुनकर एमसी अंदर ही अंदर सोचता है कि वो सच में एक लड़का ही है। होंग हंसते हुए उस लड़की को समझाती हैं कि ये लिंग एक अपवाद है, ऐसा स्टूडेंट जिसे चारों एकेडमीज लेना चाहती थी और जिसे वो हेड मिस्ट्रेस की परमिशन से बड़ी मेहनत करके यहाँ लाई हैं। होंग की ये बात सुनकर वो लड़की हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है। लड़की ने स्थिति समझते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो ठीक है और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। उसने बताया कि वो उसे डोम के अंदर ले जाएगी। एमसी गाड़ी में बैठते हुए होंग और यून से कहता है कि वो पहले डोम के अंदर चला जाएगा। होंग उसे आराम करने की सलाह देती है और बताती है कि बाद में वो उसे हेड मिस्ट्रेस के पास ले जाएगी। यून भी उसे बाय करती है और बाद में मिलने की बात कहती है। इसके बाद एमसी वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब दो लड़कियों के पास एक और लड़की दौड़ती हुई आती है और उत्साहित होकर बताती है कि इस साल उनके पास एक मेल स्टूडेंट भी है। नीले कपड़ों वाली लड़की हैरानी से पूछती है कि क्या ये सच है। उसे तो लगा था कि लोग मजाक कर रहे हैं। गुलाबी कपड़ों वाली लड़की भी चौंकते हुए कहती है कि क्या सच में वर्मिलियन एकेडमी में अब एक मेल स्टूडेंट आ गया है। दौड़कर आई लड़की खुशी खुशी बताती है कि उसने खुद उस लड़के को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखा है। इसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स एमसी की नोटिस बोर्ड वाली फोटो देखकर आपस में बातें करती हैं। एक लड़की कहती है कि यही वो लड़का है जिसे इस साल स्कूल में रिक्रूट किया गया है और वो काफ़ी हैंडसम लग रहा है, उसकी ताकत ज़रूर बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी लड़की जवाब देती है कि उसमें कुछ ना कुछ तो खास होगा ही, वरना एकेडमी के नियम कभी ना तोड़े जाते। अगर वो स्पेशल ना होता तो हेड मिस्ट्रेस उसे यहाँ आने की इजाज़त ही नहीं देती। पहली लड़की उसकी बात से सहमत हो जाती है। दूसरी लड़की उत्साह में कहती है कि क्या वो उस दिन के लिए एक्साइटेड नहीं है जब वो लड़का उनके बीच होगा। उनकी बातें पास खड़ी एक और लड़की सुन लेती है। वो मन ही मन तय करती है कि अब जब एकेडमी में एक मेल स्टूडेंट भी है तो वो ये सुनिश्चित करेगी कि वो उसके प्यार में पड़ जाए। इसके बाद कैमरा फिर एमसी पर आता है जो गाड़ी में बैठा शहर के नज़ारे देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। अब होंग एमसी को हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस तक लेकर आती है। दरवाज़ा खोलते हुए बताती है कि वे पहुंच चुके हैं। हेड मिस्ट्रेस उनका स्वागत करती है। होंग औपचारिक रूप से परिचय देते हुए बताती है कि ये येलिंग है, वर्मिलियन एकेडमी के इतिहास का पहला मेल स्टूडेंट। हेड मिस्ट्रेस मुड़कर एमसी की ओर देखती है और कहती है कि उसने सुना है कि वो रैंक 1 पर रहते हुए भी रैंक 2 की एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता है। वो उससे पूछती है कि क्या ये सच है। एमसी आत्मविश्वास के साथ इसकी पुष्टि करता है। होंग फिर पूछती है कि येलिंग को किस क्लास में रखा जाए। हेड मिस्ट्रेस कहती है कि येलिंग वाकई एक्सीलेंट है और उसकी आंखों में वो अपार संभावनाएं देख सकती हैं, इसलिए वो उसे वर्मिलियन क्लास में डालने का फैसला करती हैं। होंग अनुमति लेकर वहां से निकलती है और कहती है कि वो येलिंग के लिए क्लास अरेंज कर देगी। हेड मिस्ट्रेस एमसी से कहती हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंस का इंतजार करेंगी। एमसी उन्हें धन्यवाद देता है। सीन फिर शिफ्ट होता है। ऑफिस से बाहर आते हुए एमसी होंग से पूछता है कि आखिर ये वर्मिलियन क्लास क्या होती है। होंग समझाती है कि वर्मिलियन क्लास एक एलीट क्लास है जहां सिर्फ बेहतरीन और चुने हुए स्टूडेंट्स को रखा जाता है। उसके मुताबिक वहां के स्टूडेंट्स को हिडन ड्रैगन्स या क्राउचिंग टाइगर्स भी कहा जा सकता है। वो ये भी चेतावनी देती है कि चूंकि येलिंग यहाँ का पहला मेल स्टूडेंट है, इसलिए उसके बारे में हर चीज़ पर खास नज़र रखी जाएगी। इसके बाद होंग उसे छोड़ते हुए कहती है कि बाद में वो उसे क्लासरूम में रिपोर्ट करने के लिए लेकर जाएगी। एमसी सहमति में सिर हिलाता है। सीन शिफ्ट होता है। वर्मिलियन क्लास की ओर। एमसी जैसे ही क्लास में एंटर करता है, लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगती हैं। कोई कहती है कि यही वो लड़का है और दूसरी हैरानी से कहती है कि वो सच में उनकी वर्मिलियन क्लास में आ गया है। एमसी अपनी डेस्क की तरफ बढ़ता है। लगभग हर लड़की पलट पलट कर उसे घूर कर देखने लगती है। एक लड़की जोर से कहती है कि उसके हिसाब से ये अपेक्षित ही था, उसके पास जरूर पर्याप्त ताकत होगी, वरना वर्मिलियन एकेडमी में एंटर करना नामुमकिन होता।
एमसी अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। वो हल्की झिझक के साथ मन ही मन सोच रहा था कि इन सब की नज़रों से बच पाना उसके लिए शायद बहुत मुश्किल होने वाला है। वो अभी यही सोच रहा था कि तभी क्लास में टीचर एंटर करती हैं। उन्होंने टेबल पर हाथ मारकर सबको शांत रहने का आदेश दिया और अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि उनका नाम गाओ है और वो वर्मिलियन क्लास की डेली मैटर मैनेजमेंट की इंचार्ज हैं। उन्होंने आगे समझाया कि अकादमी की ट्रेनिंग और रोज़मर्रा के मैनेजमेंट को अब अलग कर दिया गया है। अब से सभी ट्रेनिंग ग्रुप सिस्टम में कराई जाएगी, जहां हर ग्रुप में 3 से 4 स्टूडेंट्स होंगे और एक काउंसलर असाइन किया जाएगा। इसलिए उसी समय सभी को ग्रुप्स में बांटा जाएगा। इसके बाद गांव एक एक करके सभी को उनके ग्रुप्स के बारे में बताने लगी। आखिर में वो एमसी के पास आई और उसे सूचित किया कि येलिंग को ग्रुप 1 में रखा गया है और उसकी काउंसलर होंगी होजू। एमसी ने यह सुनते ही शालीनता से जवाब दिया कि वो समझ गया, लेकिन जैसे ही बाकी लड़कियों ने होजू का नाम सुना वे सब चौंक गईं। चश्मा पहनी एक लड़की ने हैरानी से कहा कि क्या वही मिस होंगू हैं? पीले कपड़ों वाली लड़की ने याद दिलाया कि उसने तो सुना था कि मिस होंगू ने बहुत पहले ही किसी स्टूडेंट को लेना बंद कर दिया था। एक छोटी लड़की ने अंदाजा लगाया कि शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस साल एक नया मेल स्टूडेंट आया है। कुछ लड़कियां ये भी कहने लगीं कि मिस होंगू शायद उसी नई सिटी से हैं। उनकी बातें चल ही रही थीं कि गांव ने सबको रोकते हुए कहा कि अब ग्रुप्स असाइन हो चुके हैं, इसलिए सभी अपने अपने ग्रुप में जाकर ट्रेनिंग शुरू करें। लड़कियां एक एक करके वहां से निकलने लगी। सीन शिफ्ट होता है। अकादमी के बाहर एमसी को कोई आवाज देकर बुलाता है। वो पलट कर देखता है तो वहां 2 लड़कियां खड़ी होती हैं। एक का नाम जियू और दूसरी का नाम सुननिंग होता है। दोनों मुस्कुराकर उसका स्वागत करती हैं। सुननिंग उससे कहती है कि उससे मिलकर अच्छा लगा। एमसी भी शालीनता से उन्हें जवाब देता है और मजाक में कहता है कि वे दोनों उसका ख्याल रखें। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि कहीं लोग ये ना समझ बैठें कि वो कुछ और ही इरादा रखता है। उसी वक्त वहां उनकी काउंसलर होजू आ जाती हैं। जैसे ही लड़कियां उन्हें देखती हैं, सम्मान से उन्हें मिस होंग कहकर संबोधित करती हैं। होजू एमसी से कहती हैं कि उसके सामने खड़ी पहली लड़की का नाम जियू है और दूसरी का नाम सुन। वो ये भी साफ कर देती हैं कि वो उन्हें ज्यादा औपचारिक तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगी। आगे चलकर वे एक दूसरे को कितना जानेंगे ये उन्हीं पर निर्भर करेगा। काउंसलर के तौर पर वो वादा करती हैं कि ग्रेजुएशन तक वो उनके साथ रहेंगी, लेकिन ये भी स्पष्ट करती हैं कि वे हर वक्त उन पर नजर नहीं रख सकती। चूंकि वे सभी फेडरेशन से चुने गए एलीट स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्पिरिट पेट बुलाना, लड़ना और टेम करना पहले से आता है। इसलिए वो बिना ज्यादा बात किए सीधे ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करती हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब ट्रेनिंग ग्राउंड में जियो और सुन आपस में प्रैक्टिस कर रही होती हैं और एमसी पास बैठकर उन्हें देख रहा होता है। तभी होजू उसके पास आती हैं। एमसी उन्हें देखते ही आदर से संबोधित करता है। होजू अपने बैग से कुछ निकालते हुए बताती हैं कि अकादमी ने जो उसकी ट्रेनिंग के लिए वादा किया था अब उसे पूरा कर रही है। वो उसे कार्ड थमा देती है। एमसी कार्ड देखते ही पहचान जाता है कि ये क्या है। होजू पुष्टि करती हैं कि ये हिडन रियल्म कार्ड है, जिसे वो महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकता है। वहां उसे कई दुर्लभ और कीमती चीजें मिल सकती हैं और ये उसकी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। कार्ड हाथ में लेते ही एमसी बेहद खुश हो जाता है और उन्हें धन्यवाद देता है। मन ही मन वो सोचता है कि आखिरकार उसे सीक्रेट रियल्म में जाने का मौका मिल गया है। सीन शिफ्ट होता है। अब दृश्य बदलकर सीक्रेट रियल्म हॉल में पहुंच जाता है, जहां 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। एक लड़की बताती है कि ये वही हॉल है जहां अकादमी के सभी सीक्रेट रियल्म स्टोर किए गए हैं। दूसरी लड़की कहती है कि उसने सुना है कि वहां मौजूद गार्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, लगभग सभी रैंक 7 के आसपास। पहली लड़की इच्छा जाहिर करती है कि काश उसे भी वहां एक बार जाने का मौका मिल पाता, जिस पर दूसरी लड़की मजाक में कहती है कि शायद ये सिर्फ सपनों में ही मुमकिन होगा। इसी दौरान एमसी उसी हॉल के सामने खड़ा दिखाई देता है। वो अंदर जाता है और गार्ड से शालीनता से पूछता है कि सीक्रेट रियल्म में जाने का तरीका क्या है। गार्ड ने सख्त लहजे में कहा कि ये बिल्कुल नॉनसेंस है। आखिर एक नया स्टूडेंट सीक्रेट रेल्म में क्या करेगा? तभी एमसी ने अपना कार्ड आगे बढ़ाते हुए बताया कि उसके पास एकेडमी का परमिशन कार्ड है। कार्ड देखते ही गार्ड चौंक जाती है और कहती है कि एकेडमी सच में अजीब फैसले ले रही है। एक नया एनरोल्ड स्टूडेंट आखिर सीक्रेट रेल्म में क्यों भेजा जा रहा है? फिर वो उसे अपने पीछे आने को कहती है और समझाती है कि ये कॉरिडोर के एंड पर सीक्रेट रेल्म का रास्ता है। कुछ देर बाद वे दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। गार्ड बताती है कि यही सीक्रेट रेल्म का एंट्रेंस है और यहाँ लगे अलग अलग स्टोन्स अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो चेतावनी देती है कि किसी भी नए स्टूडेंट को सबसे लोएस्ट लेवल से शुरू करना चाहिए, क्योंकि सीक्रेट रेल्म बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। अगर कोई अंदर फंस गया और टाइम रहते बाहर नहीं आया तो उसकी जान भी जा सकती है। गार्ड की बात पूरी होने से पहले ही एमसी आगे बढ़ते हुए कह देता है कि वो समझ गया है। वो सीधे सेकंड लेवल के गेट के सामने जाकर
खड़ा हो जाता है। उसे देखकर गार्ड हैरान होकर कहती है कि सेकेंड लेवल और भी ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ एक्सप्लोर करने की टाइम लिमिट सिर्फ 3 दिन की होती है। एमसी मन ही मन सोचता है कि 3 दिन अकेले सीक्रेट रेल्म में रहना आसान नहीं होगा, लेकिन क्या उसके पास ज़रूरी चीज़ें हैं? यही सोचते हुए तभी उसके सामने एक सिस्टम टास्क आ जाता है। टास्क में लिखा होता है कि सीक्रेट रेल्म के सेकेंड लेवल को एक्सप्लोर करो। टास्क पूरा होने पर तुम्हें एक अननोन रिवॉर्ड मिलेगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने कितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया। इसे पढ़कर एमसी तय करता है कि जब सिस्टम खुद सेकेंड लेवल चुनने को कह रहा है तो वो यही रास्ता अपनाएगा। वो बिना हिचकिचाए गेट के अंदर एंटर करने लगता है। गार्ड पीछे से उसे रोकते हुए चेतावनी देना चाहती है कि सेकेंड लेवल बेहद खतरनाक है, लेकिन एमसी उसकी बात सुने बिना आगे बढ़ जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, उसके पास 3 दिन हैं और इन 3 दिनों में वो अपनी फीनिक्स को सेकेंड रैंक तक पहुंचा देगा। वो उत्साह से कहता है कि वो सीक्रेट रेल्म में आ रहा है। पीछे गार्ड बस उसे देखते हुए जाते रह जाती है और बड़बड़ाती है कि आजकल के स्टूडेंट्स को अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं होती। सीक्रेट रेल्म में पहुंचकर एमसी चारों तरफ नजर डालता है और देखता है कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड रैंक के मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। वो खुद से कहता है कि ठीक है, अब एक्सप्लोर करना शुरू करना होगा। फिर वो अपने स्पिरिट बीस्ट को बुलाते हुए फीनिक्स से बाहर आने को कहता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। फीनिक्स तुरंत बाहर आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है और पूछता है कि ये जगह कौन सी है, ये तो उसका घर नहीं लगती। एमसी उसे समझाता है कि ये सेकेंड लेवल का सीक्रेट रेल्म है, जिसे उसने खास तौर पर उसकी ट्रेनिंग के लिए चुना है ताकि उसका लेवल जल्दी बढ़े और वो सेकेंड रैंक तक पहुंच सके। फिर एमसी अचानक सीरियस होकर कहता है कि फीनिक्स उससे हाथ हटाए और उसे इस तरह कैजुअली टच ना करे। फीनिक्स हल्के अंदाज में जवाब देता है कि लेवल अप कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो हवा में उड़कर अपने असली फीनिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शिकायत करता है कि एमसी उसे छूने भी नहीं दे रहा, वो कितना ज़्यादा फायरी टेम्पर्ड है। एमसी बस इतना कहता है कि ठीक है, फिलहाल काम पर ध्यान देते हैं। अगले ही पल फीनिक्स ट्रांसफॉर्म होकर सामने मौजूद मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ता है। वो उनके पीछे जाकर जबरदस्त फायर ब्रीथ छोड़ता है, जिससे एक भयानक धमाका होता है। एमसी उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि फीनिक्स का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म कितना ज्यादा फ्लैशी और पावरफुल है। साथ ही वो चेतावनी देता है कि ये सीक्रेट रेल्म है, अगर इतनी जोरदार हलचल होगी तो बाकी मॉन्स्टर्स भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो ये कहता है, उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर निकल आता है। एमसी पलटकर देखता है और पहचान जाता है कि वो वेस्टलैंड वुल्फ लीडर है, रैंक 2 का मॉन्स्टर, जिसके साथ कई रैंक 1 वुल्फ्स भी हैं। वो हैरानी से कहता है कि सामने रैंक 2 का वेस्टलैंड वुल्फ लीडर है और उसके साथ पूरा झुंड मौजूद है। इसी बीच सिस्टम फिर से एक नया टास्क दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि ये फीनिक्स का पहला असली बैटल है और आगे होने वाली लड़ाई से उसके एवोल्यूशन से जुड़ा कोई बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला। सिस्टम के टास्क में लिखा होता है कि अगर वो इसे अकेले पूरा करता है तो उससे मिलने वाला रिवॉर्ड होगा डबल एक्सपीरियंस बूस्ट कार्ड। जैसे ही एमसी ये पढ़ता है, उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो खुद से कहता है कि ये टास्क बिल्कुल सही टाइम पर आया है। इसके बाद वो फीनिक्स से कहता है कि वो देखना चाहता है कि उसकी असली ताकत कितनी है। वो साफ कर देता है कि वो और सायु इस फाइट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। फीनिक्स ये सुनते ही आत्मविश्वास से कहती है कि सामने तो बस चींटियों का एक झुंड है। उधर वेस्टलैंड वुल्फ लीडर गुस्से में फीनिक्स की ओर घूरता है और अचानक अपने मुंह में आग जमा करने लगता है। अगले ही पल वो सीधे उस पर फायर अटैक कर देता है। ये देखकर एमसी थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि ये वेस्टलैंड वुल्फ लीडर तो फायर एट्रीब्यूट भी रखता है। लेकिन अगले ही पल वुल्फ खुद शॉक में आ जाता है, क्योंकि फीनिक्स पूरी तरह से सही सलामत खड़ी होती है। उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ होता। इसे देखकर एमसी हंसते हुए कहता है कि वो लगभग भूल ही गया था कि फीनिक्स के पास एडवांस फायर इम्यूनिटी का टैलेंट है, इसलिए आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जोड़ता है कि अब वेस्टलैंड वुल्फ लीडर के लिए हालात सच में मुश्किल होने वाले हैं। फाइट शुरू होती है। फीनिक्स गुस्से में वेस्टलैंड वुल्फ लीडर पर झपटती है और कहती है कि वो जलकर राख हो जाए। इसके बाद वो अपना हेल फायर इस्तेमाल करती है। उसकी लपटें अचानक हरे रंग की हो जाती हैं और सीधे वुल्फ लीडर पर गिरती हैं। वुल्फ भयानक तरीके से जलने लगता है और जोर जोर से चीखता है। ये देखकर एमसी खुद से कहता है कि ये अटैक तो उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कुछ ही पलों में लीडर और उसके साथ मौजूद पूरा झुंड आग में घिर जाता है। एमसी हैरानी से देखता है कि पूरा इलाका ही जल चुका है। आखिरकार वेस्टलैंड वुल्फ लीडर जलकर मर जाता है। एमसी कहता है कि ये अटैक इतना पावरफुल था कि इसने पूरे एरिया को ही साफ कर दिया। तभी उसके सामने एक के बाद एक कई मैसेज पॉपअप होते हैं। ऑटोमेटिक पिकअप कंप्लीट, वुल्फ क्लॉ,
वुल्फ हार्ट नॉविस रैंक फायर क्रिस्टल। क्योंकि एमसी के पास ऑटो पिकअप सिस्टम है, इसलिए वो या उसकी स्पिरिट पेट जब भी किसी मॉन्स्टर को हराते हैं, उसकी सारी लूट अपने आप उसके इन्वेंट्री में ट्रांसफर हो जाती है। एमसी सारी लूट देखकर चौंक जाता है और फीनिक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि वो वाकई बेहद स्ट्रांग है। फीनिक्स थोड़े नाराज लहजे में जवाब देती है कि क्या उसने पहले ही नहीं कहा था कि वो दूर हट जाए। एमसी हंसकर कहता है कि ठीक है, वे दोनों सुरक्षित हैं, इसलिए अब वहां से आगे बढ़ते हैं और कहीं और जाकर नए मॉन्स्टर्स ढूंढते हैं। वो चल पड़ता है और फीनिक्स उसके पीछे आती हुई शिकायत करती है कि उसे बस ऑर्डर देना ही आता है और ये भी नहीं समझता कि लड़ाई के बाद वो कितनी थक चुकी है। सीन शिफ्ट होता है। अब अकेडमी के कैंटीन का दृश्य। कैंटीन में दो लड़कियां बातें कर रही होती हैं। पहली लड़की कहती है कि वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, आज की ट्रेनिंग बिल्कुल नर्क जैसी थी और अब उसे अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए ढेर सारा खाना पड़ेगा। दूसरी लड़की उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि उसे तो बस खाना ही आता है। कैमरा पास जाता है तो पता चलता है कि वे दोनों जियू और सुन हैं। जियू सुन से कहती है कि उसे भी जल्दी जल्दी खा लेना चाहिए क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी सुन अचानक पूछती है कि क्या उसे पता है कि येलिंग उनके साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा। जियू बताती है कि उसने टीचर होंग से सुना है कि येलिंग किसी डंजन के अंदर गया हुआ है। ये सुनते ही सुन पूरी तरह चौंक जाती है और कहती है कि क्या वो सच में डंजन में चला गया, वो भी अकेले। उनकी बातें आसपास बैठी दूसरी लड़कियां भी सुन लेती हैं। एक सफेद ड्रेस वाली लड़की हैरानी से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता, आखिर वो तो एक नया लड़का है। सुन की बात सुनते ही एक पर्पल ड्रेस वाली लड़की कहती है कि वो बिल्कुल सही है। डंजन एक बेहद खतरनाक जगह होती है और बिना किसी टीचर के वहां जाने वाला कोई भी इंसान आसानी से घायल हो सकता है। तभी सुन पूछती है कि आखिर टीचर होंग ने येलिंग को अकेले इतनी बड़ी खतरे में क्यों जाने दिया। सीन शिफ्ट होता है। अब हम गाओ और होंग को देखते हैं। गाओ गुस्से में होंग पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसने एक नए लड़के को अकेले डेंजर में भेज दिया है। वो पूछती है कि आखिर वो सोच क्या रही थी। होंग शांति से जवाब देती है कि वो येलिंग की इंस्ट्रक्टर है और अगर उसे चिंता नहीं है तो गाओ को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। गाओ थोड़ा सख्त लहजे में कहती है कि ठीक है, लेकिन उसे बताओ कि आखिर येलिंग के साथ चल क्या रहा है और उसे अकेले डेंजर के अंदर क्यों जाने दिया गया। होंग भरोसे के साथ कहती है कि गाओ को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। येलिंग की मौजूदा कॉम्बैटिबिलिटी के साथ रैंक 1 का डंजन उसके लिए कोई समस्या नहीं है। ये सुनकर गाओ जवाब देती है कि होंग वाकई बहुत ज्यादा भोली है। वो बताती है कि उसने येलिंग के बारे में पूछताछ की है और ऐसा लगता है कि वो असल में रैंक 2 के डंजन के अंदर गया है। होंग ये सुनते ही हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, रैंक 2 का डंजन, फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि येलिंग पहले से ही एक रैंक 2 स्पिरिट टेमर है। होंग की ये बात सुनकर गाओ थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है कि ठीक है, इस बार वो जीत गई। वैसे भी वो उसके टीचिंग मेथड्स को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता करने में बहुत बिजी रहती है। जाते जाते गाओ ये चेतावनी जरूर देती है कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हुआ तो हेड मिस्ट्रेस को एक्सप्लेन करने वाली सिर्फ होंग ही होगी। गाओ वहां से चली जाती है। होंग अकेले खड़ी होकर मन ही मन सोचती है, येलिंग प्लीज मुझे निराश मत करना। सीन फिर से शिफ्ट होता है। अब डंजन के अंदर एमसी अचानक जोर से छींकता है और कहता है कि न जाने उसे इतनी ज्यादा छींकें क्यों आ रही हैं, जैसे कोई उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हो। तभी जायू एक तरफ उंगली करके बताता है कि वहां कोई मॉन्स्टर है। एमसी उस दिशा में देखता है लेकिन साफ साफ समझ नहीं पाता कि वो किस तरह का मॉन्स्टर है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जियो से पूछता है कि क्या वो उसे और जायू को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर आसमान में ले जा सकती है ताकि वे उस मॉन्स्टर को ठीक से देख सके। जियो शर्त रखती है कि बदले में उसे अच्छा खाना चाहिए होगा। एमसी हंसते हुए तुरंत मान जाता है। जियो नीचे उतरती है। एमसी और जायू उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं और वो उन्हें लेकर आसमान में उड़ने लगती है। एमसी रोमांच से भरकर कहता है कि ये कितना ज्यादा ऑसम है। आसमान में इस तरह उड़ना वाकई एक ग्रेट फीलिंग है। कुछ ही पलों में जियो उन्हें उन मॉन्स्टर्स के ऊपर ले आती है। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि कई शेर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर एक बुल टाइप के मॉन्स्टर पर हमला कर रहे हैं। एमसी ध्यान से देखकर मन ही मन सोचता है कि ये शायद ब्लेजिंग लायंस हैं जो एक अर्थ रेंडरिंग बुल का शिकार कर रहे हैं। उसकी समझ में आ जाता है कि ये सारे के सारे रैंक 2 मॉन्स्टर हैं, इसलिए फिलहाल उनके बीच की फाइट में दखल देना सही नहीं होगा। लेकिन तभी वे शेर सीधे उस बुल पर हमला कर देते हैं। अगले ही पल बुल अपने चारों ओर एक विशाल दीवार खड़ी कर लेता है। शेर का पंजा उस दीवार से टकराता है और जोरदार धमाका होता है। ऊपर से ये सब देखता हुआ एमसी खुद से कहता है कि रैंक 2 के मॉन्स्टर एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें अटैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एमसी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मन ही मन समझ गया कि इन मॉन्स्टर्स में से कोई भी कमजोर नहीं था। साफ था कि रैंक 2 का डंजन बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर उसके पास उनकी लड़ाई को अंत तक देखने का समय नहीं था। डंजन के अंदर टाइम लिमिट थी और हर सेकंड बेहद कीमती था।
उसने जायू की तरफ देखते हुए उसे मौके का फायदा उठाने का आदेश दिया और कहा कि वो ऊपर से स्नीक अटैक करके सबको खत्म कर दे। जायू ने तुरंत यस मास्टर कहते हुए हामी भरी और अगले ही पल आसमान से एक शेर पर कूद पड़ी। जोरदार धमाका हुआ। उसी समय एमसी ने जियू से कहा कि जब जायू नीचे से अटैक कर रही है तब वो ऊपर से हमला करे और दुश्मनों को तब तक खत्म कर दे जब तक उन्हें समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। जियू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि वो सब कुछ संभाल लेगी। नीचे जायू ने अपनी ब्लड कंट्रोल क्षमता का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस बुल पर हमला शुरू कर दिया। तभी एक शेर उसकी तरफ मुड़ा और दहाड़ने लगा। वो रैंक 2 लेवल 5 का लायन था। वो उछलकर सीधे जायू पर झपटा, लेकिन जायू ने उसे एक ही बार में दूर उछाल दिया। टकराव इतना जोरदार था कि जमीन हिल उठी। ये देखकर एमसी बोल पड़ा कि जायू के हाथ जल रहे हैं। जायू अपने हाथों को ठीक करने लगी और एमसी ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि कम से कम वो बहुत तेजी से रीजनरेट कर लेती है। उधर ब्लेजिंग लायंस की नज़र अब आसमान में उड़ती हुई जियू पर जा चुकी थी, जो चारों तरफ भयानक लपटें छोड़ रही थी। सीन शिफ्ट हुआ अकेडमी की तरफ। वहां दो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि उसने सुना है कि अकेडमी में ज्वाइन हुआ एक नया लड़का अपने दम पर अकेले सीक्रेट रियल में चला गया है। दूसरा हैरानी से बोला कि एक न्यू स्टूडेंट का अकेले जाना उसके लिए बहुत ही टफ साबित होने वाला है। पहला आदमी हंसते हुए बोला कि वो शर्त लगाकर कह सकता है कि उस लड़के का वक्त बहुत खराब जाने वाला है और अब बस इंतजार करना चाहिए। इसी बीच कैमरा नीचे जाता है और उनके सामने दो लड़कियों के पैर दिखाई देते हैं, मगर वे कौन हैं इसका खुलासा नहीं होता। सीन वापस डंजन में एमसी की ओर लौटता है। जायू दौड़कर एक ब्लेजिंग लायन की गर्दन पकड़ती है और उसे जमीन पर पटक देती है। ये देखकर एमसी ने जियू से कहा कि अगर वो सेकंड रैंक तक पहुंचना चाहती है तो उसे भी फाइट में हिस्सा लेना पड़ेगा, वरना जायू अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर देगी। एमसी की बात सुनकर जियो ने हल्की झुंझनाहट के साथ कहा कि वो समझ गई है और ये तो सिर्फ लेवल अप ही है जो उसके लिए आसान है। सीन शिफ्ट हुआ यूरी और जांग सनांग की ओर। दोनों एक ही एकेडमी में थे और अब दोस्त बन चुके थे। जांग ने यूरी से कहा कि उसने सुना है कि येलिंग अपने स्कूल के पहले ही दिन अकेले सीक्रेट रियल में घुस गया। उसने सवाल किया कि क्या वो अपनी जगह भूल चुका है। जांग की बात सुनकर यूरी मन ही मन सोचने लगी कि लिंग बहुत तेजी से स्ट्रांग होता जा रहा है। सीन फिर से डंजन में एमसी के पास लौटता है। एमसी, जायू और जियू तीनों थोड़ी देर के लिए बैठे हुए थे। जियू आग जला रही थी और एमसी उसी पर कुछ पकाकर खा रहा था। उसने कहा कि सीक्रेट रियल्म का वक्त बेहद कीमती है, इसलिए वे बस थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जियू ने थकी हुई आवाज में पूछा कि क्या वे थोड़ी देर और आराम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है और बहुत थक चुकी है। एमसी ने हंसते हुए उसे आराम से बैठने के लिए कहा। तभी जायू अचानक खड़ी हुई और एमसी को आवाज दी। एमसी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जायू ने सामने की ओर इशारा करते हुए बताया कि वहां कुछ है। तीनों ने देखा कि वहां नीले रंग की एक रहस्यमयी चमक दिखाई दे रही थी। एमसी ने उत्सुकता से कहा कि उन्हें जाकर देखना चाहिए कि वो चीज आखिर है क्या। वे आगे बढ़े, इस बात से अनजान कि उनके पीछे कोई मॉन्स्टर उन्हें देख रहा है। जब एमसी उस चमकती हुई चीज के पास पहुंचा तो उसने हैरानी से कहा कि ये फल उसे फेडरेशन की हैंडबुक में कहीं भी याद नहीं आता, लेकिन ये देखने में बेहद रेयर लग रहा है। और ये कहते हुए उसने उस फल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा सांप जैसा मॉन्स्टर निकल आता है। जैसे ही जायू उसे देखती है, वो तुरंत मास्टर को चेतावनी देती है कि संभल कर रहें। उसी पल वो मॉन्स्टर हमला करता है, लेकिन जायू फुर्ती से एमसी को पकड़कर दूर ले जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर साफ दिखाई देता है, 2 सिर वाला ग्रीन पाइथन जो सेकंड रैंक लेवल 2 का होता है। इसे देखकर एमसी पूरी तरह शॉक में आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये सच में 2 सिर वाला ग्रीन पाइथन है। वो अभी यही सोच रहा होता है कि तभी वो पाइथन सीधे उस पर हमला कर देता है। एमसी झुंझलाकर कहता है कि क्या अभी हमला करना जरूरी था, और तुरंत अपनी स्पिरिट चेन बाहर निकालकर पाइथन की तरफ फेंक देता है। शुरुआत में चेन उसे जकड़ लेती है, लेकिन एमसी को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसकी सेकंड रैंक स्पिरिट चेन इस 2 सिर वाले ग्रीन पाइथन को रोकने के लिए काफी नहीं है। पाइथन जोर से शरीर हिलाता है और कुछ ही पलों में चेन तोड़ देता है। हालात बिगड़ते देख एमसी जोर से जियू को पुकारता है। उसी समय जियू उड़ती हुई वहां पहुंचती है और शिकायत करती है कि उसे चैन से आराम भी नहीं करने दिया गया। फिर वो सीधे पाइथन के सामने आग छोड़ती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इसके बाद जियू अपनी एक स्किल इस्तेमाल करती है, जिससे एमसी और जियू के चारों ओर आग का एक घेरा बन जाता है। एमसी हैरानी से जियू से कहता है कि उसने ये प्रोटेक्शन स्किल पहले क्यों नहीं इस्तेमाल की। जियू जवाब देती है कि अब जब उसे जगाया गया है तो इसकी कीमत सामने वाले को चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही उसकी लपटें हरे रंग की हो जाती हैं और वो जोर से हेल फायर चिल्लाते हुए सीधे पाइथन की ओर झपटती है।
एमसी उसे सावधान करते हुए कहता है कि वो पास के उस फ्रूट को जला न दे। जियू हल्के तंज के साथ जवाब देती है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है और अगले ही पल पाइथन से टकरा जाती है। जबरदस्त धमाका होता है। उसके इम्पैक्ट से आसपास के पेड़ पौधे जल जाते हैं और पाइथन पूरी तरह आग में घिर जाता है। हालांकि जलते हुए भी वो आखिरी बार एमसी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जियू की लपटों की वजह से वो उसके करीब नहीं आ पाता। कुछ ही देर बाद वो दम तोड़कर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद एमसी उसके पास जाकर जियू की तारीफ करता है और मजाक में कहता है कि अब उनके पास फिर से सांप का मीट है। फिर वो उस फ्रूट के पास जाता है, उसे तोड़ता है और जानना चाहता है कि ये आखिर है क्या। तभी उसके सिस्टम में एक मैसेज आता है। उसमें बताया जाता है कि ये फ्रूट ऑफ द डेथ स्पिरिट है। ये तभी बनता है जब कोई पौधा डेथ स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कोई मॉन्स्टर इसे खाता है तो डेथ स्पिरिट उसके ओरिजिनल शरीर से आत्मा को निगल लेती है और फिर उसके शरीर पर कंट्रोल कर लेती है। ये अनडेड स्पिरिट पेट्स के लिए एक हाई लेवल एवोल्यूशन मटीरियल है और बेहद रेयर माना जाता है। ये पढ़कर एमसी पूरी तरह चौंक जाता है। वो खुद से कहता है कि ये सच में एक जबरदस्त सरप्राइज है और बिल्कुल वही मटेरियल है जिसकी उसे अगले लेवल के लिए जरूरत थी। फिर वो जायू की तरफ देखकर कहता है कि अब उसके इवॉल्व होने का समय आ गया है। इसके बाद वो वहां से निकलते हुए सोचता है कि ये सीक्रेट रियल्म वाकई एक बेहतरीन जगह है और यहाँ आना पूरी तरह वर्थ था। वो तय करता है कि जायू और जियू को अपना समय अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और इस रियल्म को बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हर महीने और भी अच्छी चीजें दे सकता है। आगे के दिनों की झलक दिखाई जाती है। पहले दिन एमसी कई बर्ड मॉन्स्टर्स से लड़ता है। दूसरे दिन उसका सामना 4 हाथों वाले गोरिल्ला जैसे बंदरों से होता है। तीसरा दिन सबसे अजीब होता है जब वो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और उसके पीछे आग से घिरे मंकी डेमन्स पड़े होते हैं। डर के मारे वो चिल्लाकर जायू और जियू को बुलाता है कि जल्दी आकर उन पर हमला करें, वरना वे उसे मार डालेंगे। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। जायू सेकंड टियर के सेकंड लेवल तक पहुंच जाती है और जियू सेकंड टियर के थर्ड लेवल तक। उन्हें देखकर एमसी संतोष से मुस्कुराता है और सोचता है कि ये ट्रिप इतनी भी बुरी नहीं थी। वो अभी यही बातें सोच रहा होता है कि तभी उसकी घड़ी से आवाज आती है। घड़ी देखते ही उसे एहसास होता है कि समय कितनी तेजी से निकल गया है। वो तय करता है कि अब उन्हें जितनी जल्दी हो सके सीक्रेट रियल्म से बाहर निकलना होगा। इसके बाद वो पोर्टल का इस्तेमाल करता है और सब लोग वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एकेडमी में टीचर गाओ प्रिंसिपल के पास आती है और रिपोर्ट करती है कि सीक्रेट रियल्म के एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया है कि सेकंड स्टेज सीक्रेट रियल्म के डार्क फॉरेस्ट को किसी ने हेल फायर से जला दिया है। वहां का एनवायरनमेंट बुरी तरह डैमेज हो चुका है और उसे रिकवर होने में काफ़ी समय लगेगा। ये सुनकर प्रिंसिपल हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिर वहां हुआ क्या है। गाओ आगे बताती है कि एडमिनिस्ट्रेटर के अनुसार हाल ही में सीक्रेट रियल्म में जाने वाला लेटेस्ट स्टूडेंट येलिंग था, जिसने अभी अभी एकेडमी में एडमिशन लिया है। जैसे ही प्रिंसिपल येलिंग का नाम सुनती है वो कहती है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ पल सोचने के बाद वो गांव से कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटर को निर्देश दे कि सबसे पहले सीक्रेट रियल्म को सील किया जाए और एक स्पेशल रिस्टोरेशन टीम भेजी जाए जो वहां के नुकसान से निपटे। गांव पूछती है कि फिर येलिंग को किस तरह की सज़ा दी जाए। इस पर प्रिंसिपल साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी पनिश ना किया जाए, क्योंकि उसके लिए उनके पास पहले से अपने खास अरेंजमेंट्स हैं। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है। एमसी अब रेड कलर के कपड़ों में नजर आता है और कॉरिडोर से गुजर रहा होता है। उसे देखकर कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। एक लड़की कहती है कि वही येलिंग है, वो तो अब एक बड़ा नाम बन चुका है। दूसरी लड़की हैरानी से बोलती है कि किसने सोचा था कि एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट की हेडलाइंस पर यही नाम छाया रहेगा। वहीं पास में पिंक ड्रेस और 2 चोटियों वाली एक लड़की कहती है कि इतिहास का पहला मेल स्टूडेंट जिसने अपने पहले ही दिन सीक्रेट रियल में एंट्री कर ली, इस पर तो हर तरफ न्यूज़ ही न्यूज़ है। पास खड़ी पर्पल ड्रेस वाली लड़की कहती है कि उसने पहले उसकी फ़ोटो देखी थी और सोचा था कि वो बस ठीक ठाक है, लेकिन सामने से देखने पर उसे एहसास हो रहा है कि वो कितना हैंडसम है। एक ग्रीन ड्रेस वाली लड़की मजाक में कहती है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके प्यार में ही गिर जाएगी। इस पर चश्मा पहनी लड़की उसे टोकते हुए कहती है कि पहले सपने देखना बंद करे। एमसी इन सब बातों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा घबराया हुआ सोचता है कि क्या वो आगे भी इसी तरह हर जगह सबकी नज़र में आता रहेगा। उसे इस तरह का अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अभी यही सोच रहा होता है कि तभी उसके सिस्टम में टास्क कंप्लीट का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि उसने सेकंड स्टेज सीक्रेट रियल्म को पूरी तरह एक्सप्लोर कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक स्पिरिट स्किल मिलती है जिसका नाम है आई ऑफ ट्रूथ। साथ ही 5 स्पिरिट क्रिस्टल और 5 एक्सपीरियंस क्रिस्टल भी मिलते हैं। इसके बाद एमसी उस नई स्किल के बारे में पढ़ता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये स्किल उसकी पुरानी स्कैनिंग एबिलिटी जैसी है, लेकिन आई ऑफ ट्रुथ से वो किसी भी टारगेट को लॉक करके उसके बारे में उपलब्ध हर तरह का डेटा जान सकता है। ये स्किल हर सेकंड उसके स्पिरिचुअल पावर के 20 पॉइंट्स कंज्यूम करेगी और इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता।
ये पढ़कर एमसी थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि ये स्किल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भले ही वो सिस्टम से भी जानकारी निकाल सकता है, लेकिन कई बार मिलने वाला डेटा अधूरा होता है। इसलिए वो तय करता है कि इस आई ऑफ ट्रुथ को एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए। वो पास में गिरते हुए एक पत्ते में से एक पत्ता उठाता है और उस पर अपनी नई स्किल इस्तेमाल करता है। तुरंत ही उस पत्ते का नाम और उससे जुड़ी सारी जानकारी उसके सामने आ जाती है। वो अभी इसे चेक ही कर रहा होता है कि तभी उसके पास से एक पिंक बालों वाली लड़की गुजरती है। बिना ज्यादा सोचे एमसी उसी पर भी अपनी आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट कर देता है और उसकी सारी डिटेल्स उसके साथ। उस लड़की का नाम होंगलिंग था। उसकी उम्र 19 साल थी। वो फर्स्ट टायर लेवल की थी और उसकी स्पिरिचुअल पावर 600 से 900 के बीच बताई गई थी। उसकी 2 स्पिरिट स्किल्स थी, स्पिरिट चेन और स्पिरिचुअल शील्ड, दोनों ही लेवल 1 की। उसका स्पिरिट पेट ड्रैगन ब्लड लायन था। उसकी हाइट लगभग 1.6 मीटर थी और उसकी बाकी मेजरमेंट्स भी रिकॉर्ड में लिखी हुई थी, हालांकि दर्शकों को वे दिखाई नहीं गईं। जब एमसी ने उसकी प्रोफाइल में ये सब देखा तो वो पूरी तरह चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिस्टम सिर्फ ताकत और स्किल्स ही नहीं बल्कि इतनी पर्सनल डिटेल्स तक भी दिखा सकता है। उसने मन ही मन सोचा कि उसे कितना अनकन्वेंशनल स्किल मिल गया है। लेकिन तभी उसे याद आया कि हर बार ये स्किल इस्तेमाल करने पर उसके 5 स्पिरिचुअल पॉइंट्स कट जाते हैं। इसलिए फिलहाल उसे खुद को कंट्रोल में रखना होगा। अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ वो कुछ अजीब हरकतें करने लगता है, जिन्हें पास खड़ी लड़की नोटिस कर लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद एमसी होजू के पास जाता है और उसे आवाज देकर बुलाता है। होजू उसे देखकर कहती है कि वो सेक्रेड रियल्म से वापस आ गया है और पूछती है कि अंदर उसे कैसा लगा। एमसी जवाब देता है कि उसे वहां बहुत अच्छा फील हुआ। फिर वो पूछता है कि बाकी 2 स्टूडेंट्स कहाँ हैं। तभी होजू बताती है कि उसने प्रिंसिपल से बात की है और उनके फैसले के मुताबिक एमसी को सीधे 2nd ग्रेड में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर एमसी हैरान हो जाता है और मन में दोहराता है कि उसे डायरेक्ट 2nd ग्रेड में प्रमोशन मिल गया है। होजू आगे समझाती है कि 2nd ग्रेड की क्लासेस में प्रैक्टिकल टास्क सादा होते हैं, जिनके लिए बेहतर इक्विपमेंट और मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो उसे कुछ चीजें देती है और बताती है कि ये उसका एडमिशन बोनस है, जो उसने पहले प्रॉमिस किया था। बोनस के साथ एक पेपर भी होता है जिस पर न्यू पवेलियन लिखा होता है। एमसी उससे पूछता है कि ये क्या है। होजू बताती है कि ये होली सिटी की सबसे मशहूर इक्विपमेंट और मटेरियल शॉप का पता है, जहां वो अपनी जरूरत का सामान खरीद सकता है। जाते जाते होजू ये भी कहती है कि वो उसके लिए 2nd ग्रेड का एक टीचर ढूंढेगी जो उसके टास्क अरेंज करेगा। तब तक उसे खुद न्यू पवेलियन जाकर सारी जरूरी चीजें खरीद लेनी चाहिए। एमसी उसकी बात मानकर उसे बाय कहता है और होजू वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। एमसी दिए गए एड्रेस को देखकर न्यू पवेलियन की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर वो इमारत को देखकर दंग रह जाता है। उसके मन में आता है कि ये किसी दुकान की तरह नहीं बल्कि किसी ट्रेजर हाउस जैसी लग रही है। वो अंदर जाता है। काउंटर पर खड़ी एक लड़की उसका स्वागत करती है और पूछती है कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। एमसी बताता है कि उसके पास कुछ मटेरियल्स हैं जिन्हें वो बेचना चाहता है और पूछता है कि वो उन्हें कहाँ बेच सकता है। लड़की उसे बताती है कि सेल्स हॉल 2nd फ्लोर पर है, लेकिन उससे पहले वो उससे एक सवाल करना चाहती है, क्या वो फीनिक्स एकेडमी का स्टूडेंट है। एमसी जवाब देता है कि हाँ, वो फीनिक्स एकेडमी का ही स्टूडेंट है। ये सुनकर लड़की शक में पड़ जाती है और कहती है कि उसकी जानकारी के मुताबिक फीनिक्स एकेडमी सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को ही रिक्रूट करती है। इसलिए वो मानती है कि एमसी झूठ बोल रहा है और साफ कह देती है कि न्यू पवेलियन ऐसे किसी इंसान के साथ ट्रेड नहीं करती जिसकी पहचान कंफर्म ना हो सके। एमसी जोर देकर कहता है कि वो सच में फीनिक्स एकेडमी का ही स्टूडेंट है, लेकिन लड़की उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। उसके इस रवैये से एमसी गुस्सा हो जाता है